ठीक है, अब एक और कंसेप्ट बताता हूं सेंटर ऑफ मास की प्रॉपर्टी पर। ये मैन एंड प्लैंक प्रॉब्लम, ठीक है, ये एक आपको बोलेंगे एक पर्सन है, एक बॉय है, एक मैन है, एक लकड़ी के तख्ते पर खड़ा हो गया और चलने लगा, या इसी को बोलते हैं मैन और बोट प्रॉब्लम। एक आदमी नाव में खड़ा हो गया साहब और नाव पानी के अंदर खड़ी हुई है, ठीक है, तो ये कॉमन कंसेप्ट है। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है ये भी समझना, ठीक है, एग्जाम्पल सुनना और ढंग से समझना। क्या होता है, आपको बोलेंगे एक लकड़ी का तख्ता है, इसके ऊपर एक पर्सन ने चलना शुरू किया और आपको बोलेंगे नीचे सरफेस स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन नहीं है ना। यहां बोलेंगे ये म्यू बराबर जीरो, म्यू बराबर जीरो, स्मूथ सरफेस, ठीक है, ये स्मूथ सरफेस, फ्रिक्शनलेस सरफेस, कोई फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन एब्सेंट है, यहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं पाया जाता, ठीक है, ये म्यू बराबर जीरो, ठीक है, म्यू बराबर जीरो, फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन फोर्स जीरो, ऐसा बोला जाएगा, स्मूथ सरफेस है। अब इसके ऊपर एक पर्सन ने चलना शुरू किया। देखो, पर्सन को और इस प्लैंक को, इस तख्ते को एक सिस्टम मान लिया जाए, इन दोनों को एक सिस्टम मान लिया जाए, तो भैया हमारा कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ये इंटरनल फोर्सेस है, दोनों के बीच का आपस का मामला है। और तो पता है कि इंटरनल फोर्सेस से कभी भी सेंटर मास अपनी पोजीशन, पाथ, स्टेट को चेंज नहीं करता। यानी सेंटर मास रेस्ट पे था ना तो रेस्ट पे ही रहेगा, सेंटर मास चल रहा था तो चलता रहेगा, ठीक है। चलो मैं बोलता हूं सेंटर मास रेस्ट पर था। अगर सेंटर मास रेस्ट पर था तो यहां पर बाद में भी सेंटर मास को रेस्ट पे रहना चाहिए, तो इसके लिए अगर पर्सन चलेगा ना तो प्लैंक को भी चलना पड़ेगा, और ऐसे चलना पड़ेगा कि सेंटर मास की स्टेट, पाथ, पोजीशन चेंज ना हो, ठीक है। तो आओ साहब, अब डायग्राम समझो। ये पर्सन ने इधर चलना शुरू किया, देखो पर्सन इधर चल रहा है, ये प्लैंक का सेंटर मास यहां था, है ना, ये था सेंटर मास ऑफ पर्सन, ये सेंटर मास ऑफ पर्सन, ये था सेंटर मास ऑफ प्लैंक, ये क्या था, ये था सेंटर ऑफ मास ऑफ कॉम्बिनेशन। समझ पा रहे हो साहब? तो ये सेंटर मास ऑफ कॉम्बिनेशन, देखो पर्सन कहीं भी जाए यही रहने वाला है, ये यही रहने वाला है, ये यही रहने वाला है। देख सकते हो कॉम्बिनेशन का सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा, कॉम्बिनेशन का सेंटर ऑफ मास जहां था वहीं रहेगा। ये पर्सन इधर जा रहा है, ये पर्सन और उधर जा रहा है, ये पर्सन और उधर जा रहा है, ये पर्सन और उधर जा रहा है, समझ रहे हो? अब पर्सन, अच्छा पर्सन के चलने से इस प्लैंक को चलना पड़ेगा। ये एक तरह से थ्योरेटिकल बात अगर मैं बताऊं ना, पर्सन अगर राइट में जाएगा ना तो सेंटर मास की पोजीशन को अनचेंज रखने के लिए इस प्लैंक को लेफ्ट में चलना पड़ेगा, इस प्लैंक को लेफ्ट में चलना पड़ेगा। अभी मैथमेटिकली प्रूफ कर दूंगा मैं, बाकी थ्योरेटिकली बात समझ में आ सकती है कि भैया ये प्लैंक के ऊपर मैं खड़ा हुआ हूं, अब मैं प्लैंक के ऊपर चलना शुरू करता हूं ना तो मैं जिस डायरेक्शन में जाऊंगा ना, प्लैंक सेंटर मास की पोजीशन को अनचेंज करने के लिए उसके अपोजिट जाएगा। यही कहानी नाव वाले केस में आती है, पर्सन और बोट वाले केस में आती है। एक बोट पानी के अंदर खड़ी हुई है और उस बोट के अंदर पर्सन है। अब पर्सन चलना स्टार्ट करता है साहब, पर्सन जिस एक एंड से दूसरे एंड की तरफ चलेगा ना तो सेंटर मास की पोजीशन चेंज ना हो इसके लिए बोट भी चलेगी, और बोट उसके कहां चलेगी, अपोजिट चलेगी, ठीक है। ऐसा ही एग्जांपल मैं और बताऊं, ऐसा एग्जांपल और बताऊं, आपको बोलेंगे एक बलून है, ठीक है, बलून समझते हो ना, हॉट एयर बलून। हॉट एयर बलून हवा में है, हवा में लटका हुआ है, उस पर सीढ़ी लटकी हुई है और सीढ़ी पर पर्सन ने ऊपर चढ़ना शुरू किया, है ना। अब सीढ़ी, उस पर्सन और बलून को एक सिस्टम मान लिया जाए तो भैया हमारा कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, सेंटर मास की पोजीशन, स्ट्रेट पाथ चेंज नहीं होगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में वो सीढ़ी पर जब पर्सन ऊपर चढ़ेगा ना तो बोट कहां आएगी, वो बोट नीचे की तरफ आएगी, ठीक है, मतलब बलून कहां जाएगा, नीचे की तरफ। तो सिंपल प्रॉपर्टी, एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से ही सेंटर मास की पोजीशन, स्ट्रेट पाथ चेंज होता है, इंटरनल फोर्सेस की वजह से नहीं। तो ऐसे केस में कोई एक गड़बड़ करता है ना तो उस गड़बड़ को सुधारने के लिए दूसरे को भी गड़बड़ करनी पड़ती है, मतलब एक चलेगा ना तो दूसरा भी चलेगा। अच्छा, ये स्टेटमेंट खाली ट्रांसलेशनल मोशन तक ही लागू नहीं होगा, ये हर मोशन में लागू होगा। पहला वाला जिस तरह का मोशन करेगा ना दूसरे वाले को भी उसी तरह का मोशन करना पड़ेगा। पहले वाला चलेगा ट्रांसलेशनल मोशन तो दूसरा वाला भी ट्रांसलेशनल मोशन करेगा, पहले वाला घूमेगा ना तो दूसरे वाले को भी घूमना पड़ेगा, और पहले वाला वाइब्रेट करेगा ना तो दूसरे वाले को भी वाइब्रेट करना पड़ेगा। मतलब सेंटर मास की पोजीशन को अनचेंज रखने के लिए पहला वाला पार्टिकल जिस तरह का मोशन करता है दूसरे वाले पार्टिकल को उस तरह का मोशन करना पड़ता है। मैं एग्जाम्पल और एग्जाम्पल, ये प्लैंक वाला एग्जाम्पल तुम्हारे सामने दिख रहा है कि पर्सन चला तो सेंटर मास की पोजीशन को अनचेंज रखने के लिए प्लैंक चला, यानी पर्सन ने ट्रांसलेशनल मोशन किया तो प्लैंक ने भी मोशन कैसा किया, ट्रांसलेशनल। मैंने बोट वाला एग्जांपल बताया, बोट में भी ये केस है, बोट के अंदर पर्सन है, बोट पानी में खड़ी हुई है और जैसे ही पर्सन चलता है वो बोट भी चलेगी, कहां चलेगी, अपोजिट डायरेक्शन, ट्रांसलेशनल मोशन। मैं रोटेशनल और वाइब्रेशनल वाला एग्जाम्पल भी देता हूं। मैं रोटेशनल वाइब्रेशन वाला एग्जाम्पल दूं, स्प्रिंग है, स्प्रिंग से दो मास आपने अटैच कर दिए, है ना। अब आप उसको खींच करके छोड़ देते हो,
अब खींच करके छोड़ते हो तो स्प्रिंग के इंटरनल फोर्स की वजह से खाली एक नहीं चलेगा, दोनों चलेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि एक चलेगा, एक नहीं चलेगा, दोनों चलेंगे, ठीक है। एक ट्रांसलेशनल मोशन, एक वाइब्रेशन मोशन करेगा तो दूसरे को भी वाइब्रेट करना पड़ेगा, एक ट्रांसलेशनल मोशन करेगा तो दूसरे को भी ट्रांसलेशनल मोशन करना पड़ेगा, एक रोटेट करेगा तो दूसरे को भी रोटेट करना पड़ेगा। चलो मैथमेटिकल थोड़ी सी बात करें इसमें कि ये तो क्लियर हो गया कि पहला चलता है तो दूसरा भी चलेगा, कितना चलेगा ये कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। देखो साहब, ये यहां पर अगर मैं x कोऑर्डिनेट मानूं, इस डायरेक्शन को x मानूं, तो m1 x1 प्लस m2 x2, अच्छा दो थे, दो ना हो गए सिस्टम में, तीन होते, चार होते, तो जितने होंगे सबको लोगे साहब, है ना, डिवाइड बाय नेट मास। अब आप देखो पहले वाले केस में ये x1 पर था, ठीक है, ये x2 पर था। दूसरे वाले केस में ये देखो पर्सन का सेंटर मास का x कोऑर्डिनेट बदलेगा तो प्लैंक का भी x कोऑर्डिनेट बदलेगा, बदलेगा कि नहीं बदलेगा। तो पहले सेंटर मास यहां था, अब सेंटर मास यहां आ गया। अब तो पता है कि पहले भी वही था कॉम्बिनेशन का और बाद में भी वही रहेगा। देखो ध्यान देना, मैं बोल रहा हूं कि पहले पर्सन का सेंटर मास का x कोऑर्डिनेट था x1, बाद में कितना हो गया x1 डैश। इस प्लैंक का x2 था, बाद में कितना हो गया x2 डैश। लेकिन कॉम्बिनेशन का सेंटर मास पहले भी x पे था और बाद में भी किस पर होगा, x पर, ठीक है। अब डिफरेंस कर दो साहब, ये देखो सेंटर मास का डिस्प्लेसमेंट तो कितना आ गया, 0, ये डिफरेंस करोगे तो 0 आएगा ना। इधर ये डिफरेंस करोगे, ये कितना होगा, x1 माइनस x1 डैश, x2 माइनस x2 डैश, x3 माइनस x3 डैश। ये देखो पहले वाले का डिस्प्लेसमेंट, दूसरे वाले का डिस्प्लेसमेंट, n वाले का डिस्प्लेसमेंट बराबर कितना होगा, 0। तो m1 डेल x1 प्लस m2 डेल x2 अप टू mn डेल xn बराबर कितना होगा, 0। मतलब ये एक कंसेप्ट बता दिया मैंने कि भैया पहले वाले का डिस्प्लेसमेंट, ये दूसरे वाले का, अगर n चल रहे हैं तो n का डिस्प्लेसमेंट, लेकिन कॉम्बिनेशन का सेंटर मास का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0, ठीक है। यही प्रॉपर्टी आपको किसके लिए अप्लाई करनी है, यही प्रॉपर्टी मैन प्लैंक प्रॉब्लम के लिए अप्लाई करनी है, यही बोट और पर्सन के लिए अप्लाई करनी है, यही बलून और पर्सन वाले केस में अप्लाई करनी है। मतलब इसी प्रॉपर्टी से आंसर निकालेंगे, ठीक है। चलो हाथ साफ करते हैं थोड़ा सा, ठीक, कॉन्सेप्ट बताया मैंने आपको, इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके आपको दिखाता हूं, फिर एक जुगाड़ और बताऊंगा, एक आसान तरीका और बताऊंगा आपको। आओ साहब समझना, ये बोला 40 किलो का पर्सन है, ये एक प्लैंक के ऊपर खड़ा है, ठीक है। प्लैंक की लेंथ दे रखी है 10 मीटर। अब ये बोल रहा है कि पर्सन मूव्स टू द अदर साइड ऑफ प्लैंक, मतलब इस एंड से इस एंड पे पहुंचता है। इनिशियली यहां था, फाइनली यहां पहुंचता है ना। इनिशियल पॉइंट ये था, फाइनल पॉइंट ये। तो बोल रहा है फाइंड डिस्टेंस मूव्ड बाय द प्लैंक, प्लैंक कितना चलेगा, आपसे पूछ रहा है। अगर पर्सन इस एंड से उस एंड पे पहुंच गया तो प्लैंक कितना चलेगा, ऐसा आपसे पूछ रहा है। तो वो कितना भी चले, ये आपको पता है सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा, 0। तो हम क्या बोलेंगे, m1 इंटू डेल x1 प्लस m2 इंटू डेल x2 बराबर 0, ठीक है। सीधे सीधे बोलेंगे m1 इंटू डेल x1 प्लस m2 इंटू डेल x2 बराबर 0, ठीक है। m1 पहले का मास, अच्छा इसका मास भी दिया हुआ है साहब 60 kg, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है डायग्राम में, ठीक है। अब आ जाओ साहब प्रॉपर्टी लगा दें। देखो मान लो प्लैंक जो चलता है वो x चलता है, मान लो प्लैंक x चलता है, ठीक है। तो अब दोनों मिलकर के 10 चले साहब, देखो ध्यान रखना, मैं फिर से बोल दूं आपसे, ठीक है। इस एंड से उस एंड पे पर्सन पहुंच रहा है ना, तो पर्सन से पूछोगे ना कि तू कितना चला, वो बोलेगा 10 मीटर चला, है ना। ये पर्सन की गलत फहमी है, पर्सन 10 मीटर नहीं चला, है ना। पर्सन एक एंड से दूसरे एंड पे चल रहा है तो प्लैंक उसके अपोजिट चल रहा है ना साहब। दोनों मिलकर के 10 मीटर चले, खाली प्लैंक 10 नहीं चला, दोनों मिलकर के 10 चले, ठीक है। मतलब यहां पर क्या होगा, अगर मैं तुम्हें ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बोलूं ना तो इस पर्सन का डिस्प्लेसमेंट 10 बिल्कुल नहीं होगा। हाँ प्लैंक के रेस्पेक्ट में बोलेगा मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है, 10, क्योंकि प्लैंक भी तो उल्टा चल रहा है ना। चलो अभी और मैथमेटिकल बात करते हैं थोड़ी सी। देखो डायरेक्शन अपोजिट होगा, ये सबको क्लियर है। देखो अगर प्लैंक चलता है x तो ये पर्सन कितना चलेगा, 10 माइनस x, तो डायरेक्शन अपोजिट होगी। देखो इसका डायरेक्शन मैंने प्लस लिख रहा हूं तो इसका डायरेक्शन क्या लिख रहा हूं, माइनस। समझ पा रहे हो साहब। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू कितना, 4 मीटर। कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया होगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बच्चों को, इसमें थोड़ी सी गलती की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि साइन कन्वेंशन अगर भूल गए अपन लेना तो आंसर गलत आ जाएगा। मैं इसमें एक आसान तरीका और बताता हूं, मैं उस तरीके से मैं इस तरह के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। एक आसान तरीका और देखना, ये सबको पता है सेंटर मास का डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, सबको पता है साहब। अब पहला चला तो पहले के चलने से दूसरा चला ना, ये पर्सन चला तो पर्सन के चलने से ही प्लैंक चला। पर्सन कितना चला, मान लो पर्सन एक एंड से दूसरे, मैं प्लैंक के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं साहब, एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में पर्सन कितना चलेगा, 10 चलेगा, ठीक है। अच्छा अब राइट हैंड साइड डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले रहा हूं,
राइट हैंड साइड वाली डायरेक्शन क्या ले रहा हूं, पॉजिटिव, तो अपने आप लेफ्ट हैंड साइड वाला डायरेक्शन क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला डायरेक्शन क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। आओ साहब यहां पर आ जाओ, अब मेरा तरीका देखना। पर्सन का मास कितना है 40, पर्सन कितना चल रहा है प्लैंक के रेस्पेक्ट में, राइट में चल रहा है +10, ठीक है, +10 मीटर। अब पर्सन के चलने से कौन चला, प्लैंक चला, तो मुझे बताओ प्लैंक अकेला चला क्या, प्लैंक उस पर्सन को लेके नहीं चला क्या, प्लैंक पर्सन को लेके चला ना। तो अब दूसरे केस में मास क्या लोगे, प्लैंक का मास प्लस पर्सन का मास, मतलब क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे 40 + 60 इंटू एक्स प्लैंक। बात पकड़ में आ गई साहब, ये m1 डेल x1 प्लस m2 डेल x2 बराबर 0। तो यहां से सॉल्व करोगे तो देखो x ये प्लैंक कितना आ जाएगा, ये x प्लैंक, ये तख्ते के लिए अगर हम बोले ये -400 डिवाइड बाय 100, ये आ गया -4 मीटर। और माइनस का मतलब समझ ही रहे हो, माइनस का मतलब क्या है, साइन कन्वेंशन देखो, ये कौन सी डायरेक्शन, लेफ्ट डायरेक्शन। लेफ्ट का मतलब क्या हो गया, लेफ्ट का मतलब जिस डायरेक्शन में पर्सन गया है उसके अपोजिट, ठीक है, जिस डायरेक्शन में पर्सन गया है उसके अपोजिट। माइनस का मतलब क्या बोलेंगे, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ पर्सन, पर्सन की डायरेक्शन के अपोजिट चलेगा। मैं दोनों कॉन्सेप्ट रिवाइज कराता हूं, दोनों कॉन्सेप्ट समझ लो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। दो तरीके से मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है, आसान तरीका तुम्हें दूसरा वाला ही लगेगा, ठीक है, मैं फिर भी दोनों तरीके एक बार रिपीट कर देता हूं। पहला मेथड क्या है भाई, हम ये मान रहे हैं कि साहब प्लैंक चला x, तो पर्सन कितना चलेगा 10 - x, वो दोनों मिलके चलते हैं ना यार, दोनों मिलके 10 चलते हैं, पर्सन प्लैंक x तो पर्सन 10 - x, और दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे की क्या होगी, अपोजिट, ठीक है। तो देखो साहब इसको मैंने अगर पॉजिटिव लिया तो इसको क्या लिया मैंने, नेगेटिव। अब ये सॉल्व करते हैं तो x का वैल्यू कितना आता है, x का वैल्यू आता है 4 मीटर। आई थिंक फंडा समझ में आ गया होगा, ठीक है। दूसरा मेथड दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सुन लो, सेकंड मेथड भी दोबारा सुन लो। पर्सन चलेगा तो प्लैंक चलेगा, और प्लैंक अकेला नहीं चलेगा, प्लैंक पर्सन को लेके चलेगा, तो पर्सन प्लैंक के ऊपर ही तो है ना। तो यहां पर देखो सेंटर मास का डिस्प्लेसमेंट 0, पर्सन राइट में कितना चला +10, ठीक है। तो ये दूसरा प्लैंक कितना चलेगा, प्लैंक इस पर्सन को लेके चलेगा तो 40 + 60, ये प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट माइनस आ गया, और माइनस का मतलब डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। आई थिंक फंडा क्लियर हो गया साहब, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलो और हाथ साफ करते हैं, इस प्रॉपर्टी पर एक क्वेश्चन और हाथ साफ। अब मैं प्लैंक के ऊपर 2 रख रहा हूं साहब, प्लैंक के ऊपर 1 नहीं 2 रख रहा हूं। देखो ये देखो A और B, ये 40 किलो, ये 60 किलो, दोनों इसके अपोजिट एंड पर, और इसका मास दिया हुआ है 100 किलो। अच्छा, ये प्लैंक का नाम लेके मैं बोल रहा हूँ, ये सेम क्वेश्चन बोट के नाम पे हो सकता है कि पानी में नाव खड़ी हुई है, ये नाव के एक एंड पर एक पर्सन, दूसरे एंड पर दूसरा पर्सन, है ना। अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि A और B अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करते हैं, A और B एक्सचेंज देयर पोजीशंस। बोल रहा है फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक, प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है साहब, प्लैंक कितना चलेगा। A और B ने अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर लिया, A B की जगह B A की जगह, तो आपसे बोल रहा है कि साहब प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना होगा। मैं मेरे वाले तरीके से करता हूं, है ना, मैंने जो जुगाड़ बताया उस जुगाड़ को लगाते हैं। आपको पता है सेंटर मास का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। अब ये अगर देखें तो ये जा रहा है राइट में और ये जा रहा है लेफ्ट में, राइट डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले लूं तो लेफ्ट डायरेक्शन नेगेटिव होगा ना साहब, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी। अब बताओ साहब ये A वाला राइट में गया कितना, +10, क्या बोलोगे m1 इंटू +10, ठीक है। ये B वाला कहां गया, B वाला लेफ्ट में आया, क्या बोलोगे, ये बोलोगे 60 इंटू -10, अरे बोलोगे कि नहीं, m1 x1, ये m2 x2। अच्छा, इनके चलने से ये प्लैंक चला, तो प्लैंक अकेला नहीं चला, प्लैंक इन दोनों को लेके भी चला, तो आप क्या लोगे, ये 100 + 40 + 60 इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक। अब सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ये 600 इधर लाओगे तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 400, ये कितना, ये आ गया 200 टाइम्स ऑफ x डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक। ये सॉल्व करें तो ये भी 200, ये भी 200, सॉल्व करेंगे तो प्लैंक के लिए आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। ये प्लैंक का आंसर आएगा 1 मीटर। और देखो सॉल्व करने में प्लस आ रहा है, प्लस आ रहा है, ये प्लस का मतलब क्या हो गया, प्लस का मतलब लेफ्ट साइड की राइट साइड, ये प्लस का मतलब हो गया राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड मतलब देखो A B की जगह पे गया, B A की जगह पे गया, तो सेंटर मास की पोजीशन को अनचेंज रखने के लिए प्लैंक चला, प्लैंक कहां चला, राइट में चला 1 मीटर, राइट में 1 मीटर।
ठीक है, ये बहुत आसान तरीका बताया मैंने कि साहब सेंटर मास का डिस्प्लेसमेंट 0। ठीक है, मैं किसके रेस्पेक्ट में आंसर निकालता हूं? मैं आंसर निकालता हूं प्लैंक के रेस्पेक्ट में। प्लैंक के रेस्पेक्ट में ये चला 10 तो ये भी चला 10, एक राइट में एक लेफ्ट में, ये +10 तो ये -10। अब इन दोनों के चलने से प्लैंक चलेगा, तो प्लैंक इन दोनों को लेके चलेगा ना, तो यहां पर मैंने क्या लिया? ये तीनों का मास लिया। ठीक है, चलो ये दूसरा तरीका भी देख ही लो, ये दूसरा मेथड भी देख लो। ठीक है, अब इसमें क्या है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो सेंटर मास की पोजीशन चेंज नहीं होगी। मान लो प्लैंक x चलता है, अब प्लैंक x चलता है और मान लिया राइट में चलता है। अब राइट में चलता है तो ये 40 वाला पर्सन कितना चलेगा? 10 + x चलेगा। तो वो 60 वाला पर्सन कितना चलेगा? 60 वाला x - 10 चलेगा भाई, 60 वाला x - 10 चलेगा। ये समझ पा रहे हो ना? तो प्लैंक के ऊपर खड़ा था पर्सन, मैं दोबारा डायग्राम दिखा दूं। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि ये प्लैंक राइट हैंड साइड में x चला, तो ये वाले पर्सन को, ए वाले पर्सन को कितना चलना पड़ेगा? 10 + x चलना पड़ेगा। तो बी वाला क्या होगा? ये x - 10 चलेगा साहब। ठीक है, ये x - 10 चलेगा। ठीक है, ये हमने अज्यूम किया कि साहब प्लैंक x चला है। तो आप देखो, ये m1 इंटू पहले पर्सन का डिस्प्लेसमेंट, ये प्लैंक इंटू प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट, ये दूसरे पर्सन का मास इंटू दूसरे पर्सन का डिस्प्लेसमेंट। ये सॉल्व करो तो ये आ रहा है साहब 1 मीटर। ठीक है, दोनों मेथड से आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, पहला वाला मेथड तुम्हें आसान लगेगा जो मैं बता रहा हूं, बहुत आसान तरीका है कि भैया जो चलते चलाओ ना यार, चलाओ, देख लो कितना चल रहा है। वो एक एंड से दूसरे एंड पे पहुंचा तो वो भी 10 चला, वो भी 10 चला, एक राइट में चला एक लेफ्ट में चला, तो एक डायरेक्शन प्लस तो दूसरा डायरेक्शन क्या होगा? माइनस। अपने आप प्लैंक का आंसर आ जाएगा +- तुम्हें दिख जाएगा कि प्लैंक लेफ्ट में चला है कि राइट में चला है। तो प्रॉपर्टी क्या है? सेंटर मास की पोजीशन को अनचेंज रखने के लिए कोई एक गड़बड़ करेगा तो दूसरे को भी गड़बड़ करनी पड़ेगी, एक चलेगा तो दूसरे को भी चलना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ तो दो चल रहे हैं, तो दोनों की पोजीशन को अनचेंज रखने के लिए वो प्लैंक भी चलेगा। ठीक है, चलो और हाथ साफ करें। अब मैं 3 को चलाऊंगा। देखो 3 पर्सन है साहब, ये A, ये B और ये C। दिख रहा है 3 पर्सन एक प्लैंक के ऊपर खड़े हुए हैं। इनका मास दिया है 40 kg, 50 kg, 60 kg, और ये प्लैंक का मास दिया हुआ है 90 kg। ये 90 किलो का प्लैंक है, 90 kg का प्लैंक है। कहां खड़े? ये 2 मीटर पर ये है, ये 2 मीटर, बराबर डिस्टेंस पे खड़े हुए साहब। मतलब इस प्लैंक की लेंथ, टोटल लेंथ 4 मीटर होगी। इस पर ये 2 और ये 2 है ना। अब क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में? क्या बोल रहा है कि A और C एक्सचेंज देयर पोजीशंस, देन मास B विल शिफ्ट। ठीक है, बोले A और C ने अगर अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर ली ना, तो बताओ मास B कितना शिफ्ट होगा, ये B वाला पर्सन कितना शिफ्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि A ने C की जगह ले ली, C ने A की जगह ले ली, है ना। तो बताओ B कितना चला। अब सीधी सी बात है, B उतना ही चलेगा जितना प्लैंक चलेगा। भाई जितना प्लैंक चलेगा उतना B चलेगा, क्योंकि B नहीं चल रहा है, A और C अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर रहे हैं। तो तुम्हें पता है कि सेंटर मास की पोजीशन को अनचेंज रखने के लिए प्लैंक को चलना पड़ेगा, और प्लैंक चलेगा तो प्लैंक जितना चलेगा B भी उतना ही चलेगा। तो अल्टीमेटली प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट ही B का डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, चलो अब मेरे वाले मेथड से कर रहा हूं, मैं जुगाड़ वाले तरीके से कर रहा हूं। देखना साहब, यहां पर सबसे पहले देखो 40 वाला राइट में जाता है, एक डायरेक्शन प्लस मान लो, राइट वाला पॉजिटिव, तो लेफ्ट वाला डायरेक्शन क्या होगा? नेगेटिव। अब 40 वाला कितना चला? 40 वाला यहां पर +4 चलेगा। ठीक है, 50 वाला भाई प्लैंक के रेस्पेक्ट में तो 50 वाला चला ही नहीं। 60 वाला प्लैंक के रेस्पेक्ट में -4 चलेगा। इनके चलने से प्लैंक चलेगा और प्लैंक इन सबको लेके चलेगा। तो यहां पर क्या बोलोगे? सबका मास, ये 90 + 40 + 50 + 60 इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक, और सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट क्या बोलोगे साहब? 0। मेथड समझ में आ रहा होगा? मैंने सबका डिस्प्लेसमेंट लिख दिया विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक। प्लैंक के ऊपर खड़े होकर बात कर रहा हूं मैं। प्लैंक के रेस्पेक्ट में इसका डिस्प्लेसमेंट राइट में, इसका डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट में, ये +4 तो ये -4। ठीक है, यहां पर देख सकते हो। और प्लैंक के रेस्पेक्ट में ये तो हिला ही नहीं, ये नहीं हिला, तो इसका कितना हो गया? 0। अब इन सबके चलने से प्लैंक चला, तो प्लैंक इन सबको लेके चला, तो सबका मास ले लिया मैंने। ठीक है, अब सॉल्व कर लो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक आ जाएगा। ठीक है, ये सॉल्व करते हैं। देखो ये राइट लेफ्ट में लेके आऊंगा, माइनस कितना? ये 160 -160, ये जाएगा तो +240, है ना। ये सम करें साहब, 50 40 90 90 90 180 180 और 60 240, ये 240 टाइम्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक। अब आप देखो डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक निकाले तो ये 80 / 240 +1/3 आ रहा है, +1/3। और प्लस तुमने ही माना है साहब, तुमने माना है। प्लस का मतलब क्या है? राइट साइड। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? 1/3 मीटर टुवर्ड्स राइट। आंसर आएगा 1/3 मीटर टुवर्ड्स राइट। आई थिंक पॉइंट कंसेप्ट समझ में आ गया होगा।
ठीक है, चलो दूसरे मेथड से, जो जनरली किताबों में मेथड मिलता है उस मेथड से भी मैंने सॉल्यूशन किया है और जान के किया है। पुराने बच्चे जो होते हैं ना, पुरानी आदतें आसानी से जाती नहीं है। पुराने जो मेथड डेवलप हो चुके होते हैं ना, बच्चे वही लगाने की कोशिश करते हैं, है ना। तुम्हें पहले मेरा आसान तरीका मैंने तुम्हें सिखाया, जुगाड़ सिखाया मैंने, बहुत आसान तरीका है। प्लैंक के रेस्पेक्ट में आंसर लिख रहा हूं मैं। प्लैंक के रेस्पेक्ट में एक राइट में चला, एक लेफ्ट में चला और एक नहीं चला। इनके चलने से ये प्लैंक चला और इनको लेकर के चला। ठीक है, चलो वो देखो, आओ साहब दूसरा जो बुक वाला मेथड है वो भी समझो। इसमें सेंटर मास का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा साहब? 0। क्या बोलेंगे? पहले का डिस्प्लेसमेंट, ये दूसरे का, ये तीसरे का और ये प्लैंक का, मतलब ए का, बी का, सी का, प्लैंक का, है ना। अब सोचो, मान लो, सपोज कर लो वो राइट हैंड साइड में चला है, ये ऐसा माना हमने, ये माना, देखो क्वेश्चन में मानना पड़ता है अपने को, ये लेट एक्स शिफ्ट ऑफ प्लैंक टू द राइट हैंड साइड। अब अगर वो राइट में एक्स चल रहा है तो सोच के देखना, ए वाला 4+x चलेगा, ए वाला चलेगा 4+x। तो ये जो बी वाला है, ये बी वाला उतना ही चलेगा जितना प्लैंक चलेगा, तो ये x चला साहब। सी वाला क्या होगा? ये x-4 चलेगा। ठीक है, इनके चलने से प्लैंक कितना चल रहा है? x चल रहा है साहब। अब ये रख के सॉल्व करते हैं तो देखो 1/3 मीटर आ रहा है और पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब तुमने जो माना है वो सही माना है, तुमने राइट माना है तो राइट में ही चल रहा होगा। ठीक है, तो दोनों मेथड से मैंने क्वेश्चन कर दिया। ठीक है, तुम्हें दूसरा वाला मेथड ज्यादा आसान लगेगा, पहला वाला मेथड ज्यादा आसान लगेगा। चलो और हाथ साफ करते हैं, 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। इस प्रॉपर्टी पर 1-2 क्वेश्चन और कराता हूं। क्या बोल रहा है साहब? ये स्मूथ सरफेस है, यहाँ कोई फ्रिक्शन विक्शन नहीं है, ये स्मूथ सरफेस, इसके ऊपर ये स्मॉल एम रखा हुआ है और नीचे इसका मास है कैपिटल एम। अब आपसे क्या बोल रहा है इसमें? ये ब्लॉक, अब तुम्हें पता है कि ये सरफेस भी स्मूथ होगी, ये सरफेस स्मूथ मतलब यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं, तो ये नीचे फिसलेगा ना साहब, mg sin थीटा इसको नीचे लेकर के आएगा। तो इसके नीचे पहुंचने तक, यहां पहुंचने तक आपसे बोल रहा है कि ये जो प्लैंक है कितना चलेगा। ये ब्लॉक मास m स्लाइडिंग ऑन ए वेज ऑफ मास कैपिटल M, व्हेन ब्लॉक रीच लोएस्ट पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, ये बॉटम पर पहुंचा, तो आपसे बोला है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेज बताओ साहब, इस वेज का डिस्प्लेसमेंट बताएं साहब, इस वेज का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ठीक है, देखो एक पॉइंट क्लियर करना है इसमें। देखो यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं कि नीचे आ रहा है ना, तो mg sin थीटा या mg का कोई कंपोनेंट इसको नीचे ला रहा है, तो अल्टीमेटली वो जो mg है वो ग्रेविटी की वजह से है, इस कैपिटल M की वजह से नहीं है। मतलब वो इस पर एक्सटर्नल फोर्स हो गया, उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से नीचे आ रहा है। अगर उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से नीचे आ रहा है ना, तो वर्टिकल डायरेक्शन में सेंटर मास की पोजीशन शिफ्ट होगी। वर्टिकल डायरेक्शन में इस मास पर एक्सटर्नल फोर्स की वजह से मोशन है, इसका मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में तो सेंटर मास शिफ्ट होगा। वर्टिकल डायरेक्शन में सेंटर मास की पोजीशन सेम नहीं रहेगी। हाँ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बोले तो कोई फोर्स नहीं है। हॉरिजॉन्टल में देखो इसका कोई कंपोनेंट जाएगा ना, वो इस पे फोर्स लगाएगा और ये इस पे फोर्स लगाएगा, तो वो इनके आपस का इंटरनल मामला हो जाएगा, और इंटरनल मामला हो जाएगा तो सेंटर मास की पोजीशन शिफ्ट नहीं होगी। इसका मतलब सेंटर मास के लिए सेंटर मास की पोजीशन किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस नहीं होगी? सेंटर मास की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेस नहीं होगी, वर्टिकल में डिस्प्लेस होगी। तो अब अगर आप प्रॉपर्टी लगानी है ना आपको डिस्प्लेसमेंट की, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगा सकते हो, वर्टिकल में नहीं लगा सकते हो। मतलब इसमें अगर सेंटर मास की पोजीशन अनचेंज रहेगा तो हॉरिजॉन्टल में अनचेंज रहेगा, वर्टिकल में अनचेंज नहीं रहेगा। चलो आ जाओ साहब, पूछ भी हॉरिजॉन्टल में रहा है ना, ये डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन में कितना होगा। अब मेरे तरीके से करूंगा मैं, सेंटर मास का हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0। कौन चला? स्मॉल m चला। हॉरिजॉन्टल तक अगर ऊपर से नीचे आता है तो हॉरिजॉन्टल कितना चलेगा? हॉरिजॉन्टल L चलेगा साहब, हॉरिजॉन्टल L चलेगा। इसके चलने से ये वेज भी चलेगा, और वेज अकेला नहीं चलेगा, वेज इस ब्लॉक को लेकर के भी चलेगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेज आ गया। अब क्या बोलोगे साहब? डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेज कितना? -ml अपॉन m+n। माइनस साइन क्या बता रहा है? माइनस साइन बता रहा है कि भैया जिस डायरेक्शन में ये ब्लॉक गया है ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा साहब। ठीक है, ये अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ब्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। आई थिंक फंडा समझ में आ रहा होगा साहब। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, वेज के रेस्पेक्ट में आंसर निकालता हूँ, मैं उसी फ्रेम पर बैठ करके आंसर निकालता हूँ। अब उस फ्रेम के रेस्पेक्ट में देखें तो ये ऊपर से नीचे आने तक में हॉरिजॉन्टल कितना चला? L। इसके हॉरिजॉन्टल चलने से ये भी चलेगा, और ये अकेला थोड़ी चलेगा, इसको लेके चलेगा ना, तो यहाँ पर बाद में मैं दोनों का मास लेता हूँ। ठीक है, ये आ गया साहब। चलो अब दूसरा मेथड भी देख लो, दूसरा मेथड भी देखो, ये समझ में आ गया होगा। एक लेफ्ट तो एक राइट, ये देखो साहब, एक लेफ्ट तो एक राइट। यहाँ पर अगर मैं ये प्लस ले रहा हूँ, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ साहब, ये यहां से अगर ये वेज चलता है x, तो ये चलेगा L - x, इसको प्लस लिया मैंने, तो मैं दूसरे का क्या लूंगा?
दूसरे का माइनस एक्स लूंगा, ये बराबर 0। देखो सॉल्व करते हैं तो एक्स का वैल्यू आ गया, ठीक है। एक को प्लस लिया तो एक को माइनस। अब ये डायरेक्शन एज्यूम नहीं करनी पड़ेगी अगर पहले तरीके से करोगे तो। अपने आप क्या होगा, एक पॉजिटिव रख के सॉल्व करोगे, दूसरा पॉजिटिव आता है तो वही है, और नेगेटिव आता है तो उसका उल्टा है। बड़ा सिंपल फंडा है, ठीक है। इसी तरह के केस क्या होते हैं, बलून वाले केस बनेगा ना, उसमें भी ऐसे ही सॉल्व करना होता है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं साहब ये गुब्बारा है, हॉट एयर बलून, समझ पा रहे हो, इससे लटकी हुई है सीढ़ी, और सीढ़ी पे लटका हुआ है एक पर्सन, सीढ़ी पे लटका हुआ है एक पर्सन, ये देखो साहब, ठीक है। ये पर्सन सीढ़ी पकड़ के लटका हुआ है ना। इसका मास दे देता हूं मैं कैपिटल एम, इस पर्सन का मास देता हूं स्मॉल एम, ये सीढ़ी की लेंथ देता हूं एल। अब आपसे बोलते हैं कि बताओ जब तक सीढ़ी चढ़ेगा पर्सन, ये पर्सन अगर पूरी सीढ़ियां चढ़ेगा तो उसमें बलून कितना चलेगा, बलून का डिस्प्लेसमेंट बताओ साहब। अब वही मेथड, सेंटर मास का डिस्प्लेसमेंट 0, पर्सन का डिस्प्लेसमेंट कितना बलून के रिस्पेक्ट में एल, है ना। ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूं मैं, ये अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहा हूं, तो डाउनवर्ड अपने आप क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड अपने आप नेगेटिव हो जाएगी। देखो पर्सन ऊपर गया तो मैंने प्लस एल रखा। अब पर्सन के चलने से कौन चला, पर्सन के चलने से बलून चला ना, ठीक है। अब बलून अकेला थोड़ी चला, पर्सन को लेके चला, तो दूसरे केस में मास क्या लूंगा, दूसरे केस में मास हम क्या लेंगे, दूसरे केस में मास लेने वाले हैं एम प्लस एम। ये देखो एम प्लस एम इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बलून, तो देखो बलून का आंसर क्या बन जाएगा, माइनस एम एल अपॉन एम प्लस एम। माइनस का मतलब समझ गए, ये पर्सन ऊपर गया, तो ये पर्सन अगर ऊपर गया तो ये बलून कहां जाएगा, बलून सेंटर मास की पोजीशन को अनचेंज रखने के लिए नीचे जाएगा। पर्सन अगर ऊपर तो सेंटर मास की पोजीशन को अनचेंज रखने के लिए बलून नीचे। यही केस ये नाव वाले केस में करने साहब, है ना। पानी के अंदर नाव तैर रही है ना, ये पानी के अंदर नाव तैर रही है साहब, इसमें एक पर्सन खड़ा हुआ है। अब आपसे बोलते हैं पर्सन एक एंड से दूसरे एंड पे जाएगा, तो बताओ नाव किधर चलेगी। अगर पर्सन इधर जाएगा तो नाव इधर जाएगी, लेकिन सेंटर ऑफ मास ऑफ कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, वहीं का वहीं रहेगा। सेंटर ऑफ मास ऑफ कॉम्बिनेशन चेंज नहीं होगा, ठीक है। मैं कुछ थियोरेटिकल एग्जांपल और बोल रहा हूं, ढंग से सुनना। देखो प्रॉपर्टी क्या है, अगर सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इंटरनल फोर्सेस की वजह से अगर यहां पर कुछ होता है, कोई एक चलता है तो दूसरे को भी चलना पड़ता है ताकि सेंटर मास की पोजीशन चेंज ना हो, ठीक है। ये नाव वाला एग्जांपल हो गया, प्लैंक वाला एग्जांपल हो गया, ये बलून वाला एग्जांपल हो गया, वो वेज के ऊपर ब्लॉक वाला एग्जांपल हो गया। चलो एक थ्योरेटिकल एग्जांपल और बताता हूं। आपने देखा हो तो जो बोट वगैरह होती है, नाव वगैरह चलती है, तो उनपे एक कपड़ा बनाया जाता है, पाल बांधी जाती है ना। उस पाल पर क्या होता है, हवा का प्रेशर लगता है, उस हवा के प्रेशर की वजह से क्या होता है, वो पाल डिस्प्लेस होती है, ठीक है। वो नाव क्या होती है, डिस्प्लेस होती है, आपने देखा होगा, ठीक है। तो हवा क्या करती है, हवा उस पाल पर एक्सटर्नल फोर्स लगाती है, उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से नाव आगे भागती है। मतलब वो क्या है, सेंटर मास के डिस्प्लेस होने में किसका हाथ, एक्सटर्नल फोर्स का हाथ। अब चलो हवा नहीं चल रही साहब, हवा नहीं चल रही, मैं बोलता हूं कि मैंने एक बहुत बड़ा पंखा ले लिया, बहुत बड़ा ब्लोअर ले लिया, है ना, बहुत बड़ा कूलर ले लिया साहब, उसको नाव के अंदर रख दिया और उसकी हवा में उस कपड़े के ऊपर मारता हूं, उस पाल के ऊपर चलाता हूं साहब हवा, ठीक है। अब ऐसे केस में सेंटर मास डिस्प्लेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो इंटरनल फोर्स हो गया। तुम्हें पता है कि इंटरनल फोर्सेस की वजह से सेंटर ऑफ मास की पोजीशन शिफ्ट नहीं होती है, ठीक है। हमेशा सेंटर ऑफ मास की पोजीशन अगर शिफ्ट होगी ना, तो किसकी वजह से, एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से। कभी भी इंटरनल फोर्सेस की वजह से सेंटर ऑफ मास की पोजीशन शिफ्ट नहीं होगी। हाँ, उसी पंखे को उठा करके किसी दूसरी नाव में रख दो, है ना। एक नाव के अंदर पंखा रखा आपने, उसी नाव के कपड़े पे हवा मारी, नाव नहीं चलेगी। अब उस पंखे को उठा करके आप दूसरी नाव पे रख दो, है ना, अब वो एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा, अब नाव चलेगी। अब नाव एक नहीं चलेगी, दोनों चलेंगी। देखो स्टेटमेंट सुनना, वो जिसपे कपड़ा लगा है उस नाव पे हमने पंखा ना रख के दूसरे नाव पे पंखा रख दिया। अब अगर वो प्रेशर लगाएगा तो वो एक्सटर्नल फोर्स होगा, नाव का डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन अगर मैं दोनों नाव को मिलाकर के एक सिस्टम मान लूं, तो फिर से ये इंटरनल फोर्स होगा। तो ऐसे केस में कॉम्बिनेशन का सेंटर मास डिस्प्लेस नहीं होगा। हाँ, कॉम्बिनेशन का सेंटर मास डिस्प्लेस ना हो, इसके लिए दोनों नाव चलेंगी, दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, एक दूसरे के अपोजिट, ठीक है। तो कंक्लूड करें भाई, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता है, इंटरनल फोर्सेस होते हैं, तो कोई एक चलेगा तो दूसरे को भी चलना पड़ेगा, एक घूमेगा तो दूसरे को भी घूमना पड़ेगा, एक वाइब्रेट करेगा तो दूसरे को भी वाइब्रेट करना पड़ेगा। आई थिंक फंडा समझ में आ गया होगा सब, ठीक है। अब सेंटर ऑफ मास की प्रॉपर्टी पर नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पार्ट, ठीक है। भाई किसी ऑब्जेक्ट में से कुछ रिमूव कर दिया जाए, तो रिमूव करने के बाद जो रिमेनिंग बचता है ना, हमसे पूछते हैं कि उस पोर्शन का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा।
या पहले वाली पोजीशन से कितना शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल स्क्रीन पे आपको कॉन्सेप्ट दिख रहा होगा, मैं क्लियर कर दूं आपको। देखो साहब, यहां पर ये पूरा ऑब्जेक्ट है, पूरा ऑब्जेक्ट है, हो सकता है डिस्क हो सकता है गोला हो, ठीक है, हो सकता है कुछ भी, मतलब एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मान लिया एक एग्जांपल ले रहा हूं, ये सॉलिड ऑब्जेक्ट। अब इसमें से कुछ पार्ट रिमूव कर दिया, ये हमने रिमूव कर दिया, ये रिमूव कर दिया। ठीक है, ये तो हो गया कंप्लीट ऑब्जेक्ट, ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट। इसमें से ये हो गया रिमूवल पार्ट, ये रिमूवल पार्ट। तो ये जो बचेगा, ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या दिख रहा है, ये रिमेनिंग पार्ट दिख रहा है साहब, ये होगा रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग पार्ट। पूरी बॉडी में से ये कुछ रिमूव कर दिया, इतना रिमूव करने के बाद ये रिमेनिंग बचा। अब हमसे पूछते हैं कि इस रिमेनिंग पार्ट का सेंटर ऑफ मास बताएं कहां होगा। ठीक है, या पहले वाली पोजीशन से कितना शिफ्ट होगा। तो इसके लिए सिंपल फॉर्मूला बेस्ड कंसेप्ट है साहब। फॉर्मूला बेस्ड कंसेप्ट क्या है, जैसे इससे पहले दो ऑब्जेक्ट को मिलाते थे तो कॉम्बिनेशन का हम सेंटर ऑफ मास निकालते थे, तो क्या बोलते थे, m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2, ऐसा बोला करते थे। वैसे कुछ फॉर्मूला है, बस याद रखना बहुत आसान है। क्या होगा, ऐड करते थे तो प्लस करते थे, रिमूव करेंगे तो क्या करेंगे, माइनस। ये देखो फॉर्मूला क्या बन गया, ये बन गया m1x1 माइनस m2x2 अपॉन m1 माइनस m2। ये क्लियर कर लेना। ये m, कैपिटल M किसका मास है, ये कैपिटल M तो पूरी बॉडी का मास है, ये पूरी बॉडी का मास कैपिटल M। ठीक है, ये स्मॉल m किसका मास है, जो आपने रिमूव किया ना पार्ट, उस रिमूवल पार्ट का मास है स्मॉल m। ये x किसका कोऑर्डिनेट है, ये x पूरी बॉडी के सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट है। और ये x डैश किसका है, x डैश जो आपने रिमूव किया ना, उस बॉडी के सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट है। ठीक है, मैं क्लियर कर दूं, इसके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट x और y, इसके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट बोले तो ये बोल रहे हैं अपन x डैश y डैश, x डैश और y डैश। तो बहुत आसान फॉर्मूला हो गया। x कोऑर्डिनेट निकालना है तो ये देखो mx माइनस mx डैश अपॉन m माइनस m। अच्छा, नीचे भी माइनस आ रहा, ध्यान देना। ठीक है, सेम y कोऑर्डिनेट के लिए भी यही फॉर्मूला होगा, y cm के लिए भी सेम फॉर्मूला होगा, ये x cm और y cm। ठीक है, और अगर 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट है तो कोई z कोऑर्डिनेट भी होगा, तो z कोऑर्डिनेट के लिए भी यही फॉर्मूला होगा। आई थिंक पॉइंट क्लियर हो गया सबको, मैं दोबारा क्लियर कर दूं। ठीक है, यहां पर क्या होगा, ये जो बॉडी है कंप्लीट ऑब्जेक्ट, इसके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट x y z, ये लो। जो आपने रिमूव किया उसके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट x डैश y डैश और z डैश। पूरी बॉडी का मास m, और जो रिमूव किया पार्ट उसका मास कितना है साहब, स्मॉल m। ठीक है, तो ये अपने आप रिमेनिंग पार्ट के सेंटर मास के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी इस कंसेप्ट बन गया। रिमेनिंग पार्ट का सेंटर मास का कोऑर्डिनेट निकालना है तो पूरी बॉडी का मास पता लगा लो, जो पार्ट रिमूव किया उसका मास पता लगा लो, पूरी बॉडी का सेंटर मास का कोऑर्डिनेट देख लो, रिमूवल पार्ट के सेंटर मास के कोऑर्डिनेट देख ले और ये फॉर्मूला लगा दे, आंसर आ जाएगा। चलो मैं यूज करके बताता हूँ इस फॉर्मूले को, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इस पर। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो साहब, ये बोल रहा है एक डिस्क है जिसका रेडियस क्या है, r है। ठीक है, ये पूरी की पूरी डिस्क देखो साहब, कंप्लीट ऑब्जेक्ट डिस्क, इसका रेडियस है r। डिस्क मतलब 2 डायमेंशन शेप आपको दे रहे, ये देखो साहब इसका रेडियस r। सपोज करो इसका मास कैपिटल है। अब क्या बोल रहा है, इसमें से एक सर्कुलर होल करना है, कितने रेडियस का, r/2। अब r/2 रेडियस का होल कहां से करें वो बता रहा है। ये बोल रहा है कि कट फ्रॉम द डिस्क विद द होल बीइंग टेंजेंट टू द रिम ऑफ द डिस्क। ठीक है, मतलब देखो साहब, ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट में से कुछ पार्ट रिमूव करना है, r/2 रेडियस का रिमूव करना है, और कहां से रिमूव करना है कि साहब ये इसके रिम के टच करे, है ना। रिम के टच करे तो ऐसा होगा साहब, देखो रिमेनिंग पोर्शन ये बचेगा, ये होगा रिमेनिंग पार्ट। मैं बगल में रख के बता दूं आपको, ये पार्ट हमने रिमूव किया, ये है रिमूवल पार्ट। इस रिमूवल पार्ट का रेडियस कितना, इस रिमूवल पार्ट का रेडियस हो गया r/2, और पूरी डिस्क का रेडियस कितना था, r। अब ये है रिमेनिंग पार्ट, देखो ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट, ये हो गया कंप्लीट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया आपके पास रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग पार्ट, और ये हो गया साहब रिमूवल पार्ट, ये रिमूवल पार्ट। अब क्वेश्चन पे आ जाओ साहब, क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या पूछ रहा है, ये बोल रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ओरिजिनल डिस्क। ठीक है, ये पूरी डिस्क का जो सेंटर था, इसके सेंटर से कितने डिस्टेंस पर होगा इस रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास। अब बहुत आसान फंडा, देखो मैंने बताया ना आपको, बहुत इजी कंसेप्ट है। क्या करना है अपने को, पूरी डिस्क का मास निकालना है, जो रिमूव किया पार्ट उसका मास निकालना है।
पूरी डिस्क का सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट डिफाइन करना है, जो रिमूव किया आपको उसको सेंटर ऑफ मास डिफाइन करना है और फॉर्मूला लगाना है। बहुत आसान कंसेप्ट। देखो इसको, पूरी डिस्क का सेंटर ऑफ मास यहां था, इस पॉइंट को मान लो ओरिजिन, ये ओरिजिन मान लो 0 0, ठीक है। अब हो गया ये एक्स एक्सेस और ये वाई एक्सेस। आप जो रिमूव किया है, देखो ये इसका सेंटर यहां होगा ना, रिमूवल पार्ट का सेंटर यहां होगा, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे? इसके कोऑर्डिनेट होंगे r/2 और 0, ठीक है, क्योंकि इसकी रेडियस कितनी है? r/2 है, ठीक है। कोऑर्डिनेट आ गए साहब, जो हम फॉर्मूले में लिख रहे थे ना, एक्स वाई, एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 0, वाई का वैल्यू भी कितना आ गया? 0, एक्स डैश का वैल्यू कितना आ गया? r/2, और वाई डैश का वैल्यू कितना हो गया साहब? 0, वाई डैश का वैल्यू 0 हो गया। अब पूरी बॉडी का जो मास था वो कितना है? कैपिटल M है। तो जो रिमूव किया, जो रिमूवल पार्ट है, इसका मास स्मॉल m मानते थे, ये निकालना पड़ेगा। अब मास कैसे निकालें? मास निकालने के लिए मास डेंसिटी का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था मास डेंसिटी। मास डेंसिटी सिर्फ डिपेंड करता था मटेरियल के नेचर पर, और दूसरा किस पर? शेप पर। कुछ पार्ट रिमूव करने पर, ऐड करने पर मास डेंसिटी चेंज नहीं होता। तो जो पार्ट आपने रिमूव किया उसका मास डेंसिटी, जो पार्ट रिमेनिंग बचा उसका मास डेंसिटी, और जो पूरी बॉडी थी उसका मास डेंसिटी, ये तीनों क्या होंगे? सेम होंगे। तो मास डेंसिटी बराबर करके आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है। लेकिन अब किसकी बराबर करें? जिसका डाटा दिया और जिसका डाटा पूछा है, ठीक है। डाटा किसका दिया है साहब? पूरी बॉडी का मास है, पूरी बॉडी की रेडियस है, और निकालना किसका है? जो रिमूव किया उसका निकालना है ना। तो यहां पर मास डेंसिटी बराबर कर दो। मास डेंसिटी क्या बोलोगे? ये बोलोगे सिग्मा कंप्लीट, सिग्मा कंप्लीट, पूरी बॉडी का मास डेंसिटी। ये किसके बराबर होगा? जो पार्ट आपने रिमूव किया, ये रिमूवल पार्ट का मास डेंसिटी, ठीक है। अब पूरी बॉडी का मास डेंसिटी सिग्मा, सिग्मा क्या होता है? मास पर यूनिट एरिया। पूरी बॉडी का रेडियस r है, तो एरिया कितना हो गया साहब? πr²। जो पार्ट रिमूव किया इसका मास स्मॉल m, इसकी रेडियस कितनी? इसकी रेडियस r/2। तो आप देखो स्मॉल m कितना मिलता है? स्मॉल m मिलता है आपको m/4, ठीक है। ये लो साहब, मास भी आ गया और सेंटर मास के कोऑर्डिनेट भी आ गए। अब मास भी आ गया और सेंटर मास के कोऑर्डिनेट भी आ गए, तो क्वेश्चन में तो फॉर्मुला बेस रह गया साहब, ठीक है। सिंपल फॉर्मुला लगाते हैं। देखो साहब, ये फॉर्मुला था हमारे पास, क्या? ये फॉर्मुला था m1y1 माइनस m2y2 अपॉन m1 माइनस m2, ये फॉर्मुला था ना साहब, ठीक है। आ जाओ साहब, ये पूरी बॉडी का मास m, इसका सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट 0, ठीक है। अच्छा, डायग्राम में देखो यहां से रिमूव कर रहा है, मैंने जो पीछे डायग्राम बनाया था उसमें यहां से रिमूव किया था, तो कहीं से भी करो, ठीक है। भाई शिफ्ट जो होगा ना, वो तो वैल्यू वही की वही आएगी। ये y कोऑर्डिनेट निकाल रहा है, मुझे x निकालना पड़ेगा। चलो, ये इस डायग्राम के अकॉर्डिंग तो ये आंसर है। यहां पर देखो मैं x कोऑर्डिनेट निकालता हूं, xcm, तो xcm का वैल्यू कितना आने वाला है? आप फॉर्मूला लगाएंगे m1x1, xcm का फॉर्मूला क्या बोलेंगे? पूरी बॉडी का मास इंटू पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट, ये mx डैश अपॉन m माइनस m, ये फॉर्मूला लगाएंगे भाई। तो आप देखो पूरी बॉडी का मास m, सेंटर ऑफ मास 0, इसका मास कितना? m/4, और सेंटर ऑफ मास कितना आया था? सेंटर ऑफ मास आया था x कोऑर्डिनेट r/2 डिवाइडेड बाय m माइनस m/4। आप देखो सॉल्व करते हैं तो xcm का वैल्यू कितना? xcm का वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये माइनस में आएगा, ठीक है। नीचे 3m/4, m/4 से m/4 कैंसिल, ये माइनस में r/6 आ जाएगा xcm, और ycm कितना मिल जाएगा? ycm का वैल्यू 0 आ जाएगा, ठीक है। ycm का वैल्यू 0 आ जाएगा। तो अब कुल मिला के बोल रहा है कितना डिस्प्लेस हुआ, सेंटर ऑफ मास प्रीवियस पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हुआ। देखो साहब, मैं डायग्राम में दिखाऊं, आपको समझ में आ गया होगा कि अगर यहां से मास में कम कर देता हूं तो सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा ना, यहां मिलेगा सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन यहां मिलने वाला है। अब अगर सेंटर ऑफ मास यहां मिलेगा तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट आपने बताया साहब, इस सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट कितने? x कोऑर्डिनेट माइनस r/6 और y कोऑर्डिनेट कितना? 0। तो आप देखो कितना डिस्प्लेस हुआ, इतना डिस्प्लेस हुआ ना। पहले सेंटर ऑफ मास यहां पाया जाता था, अब रिमूव करने के बाद सेंटर ऑफ मास यहां आ गया, तो आप देखो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? ये डिस्टेंस आ गया साहब r/6, ठीक है। सेंटर ऑफ मास प्रीवियस पोजीशन से, पूरी डिस्क के सेंटर से अगर पूछे कितना डिस्प्लेस हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट का आंसर बोलेंगे साहब r/6, ठीक है। अब चाहे मैंने डायग्राम ऐसा लिया कि यहां से मैं रिमूव कर रहा हूं, आप ऐसा डायग्राम लेंगे ना तो भी आंसर वही आएगा। आप यहां से रिमूव करते हैं, यहां से रिमूव करते हैं, देखो पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहां था? 0 0। जो रिमूवल पार्ट है उसका कितना होगा? उसका होगा 0 r/2, मतलब क्या आएगा? y कोऑर्डिनेट आएगा अल्टीमेटली। ये देखो पूरी बॉडी का 0 0 था, जो रिमूव किया उसका कितना? y/2, ठीक है। मैं दोबारा बनाता हूं, देखो यहां पर देखो, ये हो गया 0 0, ये हो गया 0 r/2, तो सेंटर ऑफ मास यहां कहीं आने वाला है, यहां आने वाला है। आप सॉल्व करेंगे ना तो सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट तो 0 आएगा, y कोऑर्डिनेट आएगा माइनस r/6,
तो आप देखो पहले वाली पोजीशन से सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट कितना, पहले वाली पोजीशन से सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट आएगा r/6। आई थिंक फंडा क्लियर है साहब, बहुत आसान कंसेप्ट। ठीक है, दोबारा बोल दूं, क्या करना है, पूरी बॉडी का मास चाहिए, जो रिमूव किया पार्ट उसका मास चाहिए, पूरी बॉडी के सेंटर मास के कोऑर्डिनेट चाहिए, जो पार्ट रिमूव किया उसके सेंटर मास के कोऑर्डिनेट चाहिए, और फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला बेस्ड कंसेप्ट। ठीक है, अच्छा चलो और हाथ साफ करते हैं थोड़ा सा, इस पर थोड़ा और देता हूं। देखो अब मैं प्लेट दे रहा हूं आपको, ये प्लेट है साहब, ठीक है, ये आपको एक प्लेट दिया जा रहा है, स्क्वायर प्लेट, ऐसा बोल रहा है साहब स्क्वायर प्लेट है, इसमें से ये शेडेड पोर्शन रिमूव कर दिया, ये रिमूव कर दिया हमने, ये शेडेड पोर्शन रिमूव कर दिया, दिख रहा है साहब, ये रिमूव करके मैंने यहां रख दिया अलग से, ये है रिमूवल पार्ट, ये है कंप्लीट ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, ये है रिमेनिंग ऑब्जेक्ट। समझ पा रहे हैं साहब? ठीक है, इसमें से हमने ये रिमूव कर दिया तो ये बचा है साहब, ये बचा है। अब क्या बोल रहा है इसमें, ये बोल रहा है सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन बताओ साहब, और कोऑर्डिनेट दे रहा है, क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट डिफाइन किए हुए हैं। ठीक है, मैंने एज्यूम नहीं किया, कोऑर्डिनेट इन्होंने डिफाइन किए। देखो क्या बोल रहा है, इस वाले कोने को बोल रहा है साहब, इस एज को बोल रहा है 0 0, ये गिवन है साहब, ये ओरिजिन गिवन है। अब इसकी साइड की लेंथ कितनी दे रहा है, ये 2 मीटर, स्क्वायर है तो ये भी 2 मीटर। ठीक है, तो सीधी सी बात है, ये सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे भाई, ये 2 मीटर था तो ये बचा हुआ 1 मीटर हुआ ना, ये बचा हुआ 1 मीटर, अगर ये 1 मीटर हुआ तो ये भी 1 मीटर होगा साहब, है ना, ये भी 1 मीटर होगा। अब दोनों 1 मीटर होंगे तो ओरिजिन के इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 1 1 हो जाएंगे। तो देख सकते हो साहब, हमें क्या चाहिए, हमें रिमूवल पार्ट के सेंटर के कोऑर्डिनेट, सेंटर मास के कोऑर्डिनेट चाहिए, पूरी बॉडी के सेंटर मास के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो पूरी बॉडी के सेंटर मास का कोऑर्डिनेट कितना है, 1 1। ठीक है, ये ओरिजिन है तो ये एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, आप खुद समझ सकते हैं, पूरी लेंथ 2 है तो ये लेंथ 1 होगा। ठीक है, ये लेंथ भी 1 होगा, तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 1, वाई कोऑर्डिनेट भी कितना, 1। ठीक है, अब आओ साहब इस रिमेनिंग पोर्शन की बात करें। देखो साहब, ये शेडेड एरिया हमने रिमूव किया है, अगर ये शेडेड एरिया रिमूव किया है तो इसकी साइड की लेंथ कितनी, 1 है, तो ये आधा कितना होगा, ये आधा 1/2 होगा ना साहब, ये आधा 1/2 होगा, ये भी 1/2 होगा, और ये लेंथ भी 1/2 होगी। अब मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, यहां से अगर मेजरमेंट करते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना मिलेगा, एक्स कोऑर्डिनेट मिलेगा 1 + 1/2 मतलब 3/2। यहां से मेजरमेंट करते हो, देखो वाई कोऑर्डिनेट कितना मिलेगा, वाई कोऑर्डिनेट 1 + 1/2 यानी वही 3/2। तो देखो साहब इसके कोऑर्डिनेट आ गए। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट आगे अपने फॉर्मूले में चले तो अपने फॉर्मूले में क्या बोलेंगे, एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू कितना, 1, एक्स डैश और वाई डैश कितना, एक्स डैश और वाई डैश 3/2। क्या आ रहा है साहब? अब मास भी डिफाइन कर लो, पूरी बॉडी का मास अगर मैं कैपिटल एम मानता हूं तो मैं क्या बोलूंगा, सिग्मा इंटू एरिया। एरिया कितना होगा, एरिया स्क्वायर की साइड का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। जो रिमूव किया उसका मास स्मॉल एम मानते हैं, ये बोलेंगे सिग्मा इंटू कितना, 1 का स्क्वायर। ये मास आ गया है ना, मास डेंसिटी की फॉर्म में लिख दिया मैंने, मास आ गया, कोऑर्डिनेट आ गया, तो फॉर्मूला में इस क्वेश्चन रह गया। एक्ससीएम का फॉर्मूला क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे साहब m इंटू एक्स माइनस साहब ये स्मॉल m इंटू एक्स डैश अपॉन कैपिटल M माइनस स्मॉल m। फॉर्मूला बताया मैंने आपको। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा दो, देखो सॉल्व कर लो। देखो पहले का मास, ये पूरे का मास इंटू पूरे का एक्स कोऑर्डिनेट, ये रिमूवल का मास इंटू रिमूवल का एक्स कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय m माइनस स्मॉल m। ये सॉल्व करते हैं तो ये कितना आएगा, ये 5/6 आ जाएगा। ठीक है, अब जो भी था, ये मीटर था, सेंटीमीटर था, किलोमीटर था। ठीक है, ये अगर आपको मीटर में दिया है तो ये भी मीटर में आ जाएगा, ये मीटर में आ जाएगा 5/6 मीटर। ठीक है, ये आ जाएगा 5/6 मीटर, और y निकालोगे तो y का आंसर भी ये आएगा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रह गया। पेन चलाओ अपने आप, ठीक है, स्क्रीन पॉज करो, पेन चलाओ, अपने आप सॉल्व करके देखो, YCM का वैल्यू भी हो जाएगा। तो फॉर्मूला सेम है ना, YCM का फॉर्मूला क्या बोलेंगे, वही m इंटू वाई माइनस स्मॉल m इंटू वाई डैश अपॉन कैपिटल M माइनस स्मॉल m। ये कोऑर्डिनेट आगे साहब। ठीक है, इन्होंने ओरिजिन डिफाइन किया था क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन में डिफाइन नहीं करते, जैसे इससे पहले वाले 2 क्वेश्चन मैंने कराए, उन क्वेश्चंस में आपको सेंटर मास डिफाइन नहीं किया था, कोऑर्डिनेट डिफाइन नहीं किया, तो हमने एज्यूम किया था। तो हम तो वो एज्यूम करेंगे ना जिससे कैलकुलेशन आसान हो। तो हम क्या करते थे, पूरी बॉडी के सेंटर मास को ओरिजिन पे रखा हुआ मान लेते थे। अब पूरी बॉडी का सेंटर मास जब ओरिजिन पे रखा होगा तो एक कोऑर्डिनेट तो 0 0 हो गया, कैलकुलेशन में आसान हो गया। अब इस क्वेश्चन में इन्होंने सेंटर मास डिफाइन किए, इन्होंने बताया साहब सेंटर मास क्या। अब इन्होंने बताया तो उसके अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट लिखना पड़ेगा ना। इन्होंने बोला कि ये ओरिजिन है तो इस पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट लिखा हमने और इसका भी लिखा, दोनों के कोऑर्डिनेट आ गए तो क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट काम कोऑर्डिनेट लिखना ही है,
बाकी तो फॉर्मूला बेस्ड कंसेप्ट है। पूरे सेंटर ऑफ मास में दो ही फॉर्मूले हमारे काम आ रहे हैं। एक फॉर्मूला क्या था कि दो ऑब्जेक्ट को जोड़ दे तो जोड़ने के बाद सिस्टम का सेंटर ऑफ मास वो क्या होता था m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। अब ये दो ऑब्जेक्ट को रिमूव कर दें, घटा दें, ठीक है, कुछ हटा दिया जाए तो क्या है m1x1 माइनस m2x2 अपॉन m1 माइनस m2। तो बहुत आसान कॉन्सेप्ट रह गया। आई थिंक फंडा समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करना चाह रहा हूं कि साहब सेंटर ऑफ मास का हमें मोशन डिस्कस करना है, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। इसके लिए क्वेश्चन में क्या डिफाइन करेंगे? इसलिए डिफाइन करेंगे कि जितने भी मास है सेंटर सिस्टम के अंदर वो मूवेबल है, वो चल रहे हैं, ठीक है। कभी उनका वेलोसिटी दे देंगे, है ना, और पूछेंगे सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी बताओ। कभी उनका एक्सेलरेशन दे देंगे और बोलेंगे सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन बताओ। तो बहुत सिंपल फंडा है, बहुत आसान फंडा है, इसको समझो सा। पोजीशन के लिए मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था, ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला बताया था मैंने। अब इसको अगर डिफरेंशिएट कर दें, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन, तो वेलोसिटी आती है ना। देखो साहब, इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं सिस्टम को, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वही फॉर्मूला बन रहा है जो पोजीशन वेक्टर का बनता था। मतलब आपको फॉर्मूला याद रखने में कोई परेशानी आएगी नहीं। देखो साहब, एक बार इसको डिफरेंशिएट किया ना तो dr/dt क्या बन गया? वेलोसिटी बन गया। तो सेम फॉर्मूला बन गया यहां पर, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास m1v1 प्लस m2v2 अप टू mn/vn डिवाइड बाय नेट मास। रुको, पूरी बात सुनो। अब एक्सेलरेशन का भी वही फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि अगर मैं इसको एक बार और डिफरेंशिएट करूंगा तो एक्सेलरेशन आएगा ना। देखो, इसको एक बार और डिफरेंशिएट तो एक्सेलरेशन, और ये देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी वही बन गया m1a1 प्लस m2a2 अप टू mn/an डिवाइड बाय नेट मास। तो भैया इस पूरे चैप्टर में सेंटर ऑफ मास में अभी तक जितनी बात मैंने करी ना, ठीक है, एक ही फॉर्मूला है जो बार बार इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। दो या दो से ज्यादा मास सिस्टम में प्रेजेंट है तो पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला भी होगा m1r1 प्लस m2r2 अप टू mn/rn डिवाइड बाय नेट मास। यही फॉर्मूला वेलोसिटी का और यही फॉर्मूला एक्सेलरेशन का। देख सकते हो m1v1 प्लस m2v2 अप टू mn/vn डिवाइड बाय नेट मास, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी सेम है। आप देख सकते हो m1a1 प्लस m2a2 अप टू mn/an डिवाइड बाय नेट मास। बहुत सिंपल। लेकिन एक चीज का बहुत ध्यान रखना है, मैं पहले ही बात क्लियर कर चुका हूं आपको, सेंटर ऑफ मास का पाथ, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन, सेंटर ऑफ मास का स्टेट सिर्फ और सिर्फ कब चेंज होता है? सिर्फ उस केस में चेंज होता है जब कोई एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट हो। इंटरनल फोर्सेस की वजह से कभी भी सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस नहीं होता है, सेंटर ऑफ मास का स्टेट पाथ पोजीशन चेंज नहीं होता है। तो ये जो फॉर्मूले आप लगा रहे हैं ना, ये फॉर्मूले कब लगाना है? जब सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स हो। अगर इंटरनल फोर्सेस की वजह से मोशन है ना, तो कभी भी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन स्टेट पाथ चेंज नहीं होता। आई थिंक फंडा समझ में आ गया होगा। ये बात मैं पहले भी कर चुका हूं, मैं दोबारा याद दिला रहा हूं आपको, ठीक है। ये फॉर्मूले लगाने से पहले आप ये बात ध्यान रख लेना, ठीक है। इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन सिस्टम, द वेलोसिटी ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। अगर वो रेस्ट पे था ना तो रेस्ट पे रहेगा, और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा था ना तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा। ऐसे नहीं कि चल ही नहीं रहा था और वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। अगर रेस्ट पे था तो रेस्ट पे रहेगा, और अगर पहले चल रहा था तो बाद में भी चलता हुआ पाया जाएगा, और वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल दे दूं साहब, मैं एग्जांपल दे दूं। जैसे मान लिया दो मास है m1 और m2, ये एक दूसरे के म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स से एक दूसरे के पास आते हैं। सुनना और समझना, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा और ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा। तो ये इन दोनों को अगर मैं एक सिस्टम मान लूं तो समझ सकते हो, इन दोनों को एक सिस्टम माना जाए तो ये कौन सा फोर्स है? ये ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स इंटरनल फोर्स है, ये कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। और आपको पता है अगर ये एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो सेंटर ऑफ मास का स्टेट पाथ पोजीशन चेंज नहीं होगा, तो जहां था वहीं का वहीं रहेगा ना, ठीक है। आप देख सकते हो ये सेंटर ऑफ मास कहां था? यहां था, यहां था। ये फाइनली पास आते रहेंगे, सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन को शिफ्ट नहीं करेगा, और ये फाइनली कहां आके मिलेंगे? ये फाइनली अपने सेंटर ऑफ मास पर आकर कांटेक्ट में मिलेंगे। बात पकड़ में आ रही होगी साहब, ठीक है। इंटरनल फोर्सेस की वजह से सेंटर ऑफ मास नहीं चलता, मतलब सेंटर ऑफ मास पहले रेस्ट पे था ना तो बाद में भी रेस्ट पर रहेगा। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पहले जीरो तो बाद में भी जीरो। मैं एक और एग्जांपल दे दूं, मैं यही एग्जांपल देता हूं चार्ज का नाम लेके। मैं बोल रहा हूं कि एक चार्ज है प्लस Q1 और एक है माइनस Q2, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। आपको पता है अट्रैक्शन यहां होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। इन दोनों को एक सिस्टम माना जाए तो ये भी इंटरनल फोर्स है, इंटरनल फोर्सेस की वजह से सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं होगा। तो सेंटर ऑफ मास पहले यहां था ना तो बाद में भी यहां रहेगा, और ये फाइनली चार्ज कहां आके मिलेंगे? ये फाइनली चार्ज अपने सेंटर ऑफ मास पे आके मिलेंगे। तो इस केस में भी मैं क्या बोलूंगा, अगर सेंटर ऑफ मास का इनिशियल वेलोसिटी जीरो है ना तो फाइनल वेलोसिटी भी क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। मैं एक और एग्जांपल देता हूं,
एक और एग्जांपल देता हूं स्प्रिंग का केस। लो साहब M1 और M2 दो मास एक स्प्रिंग से मैंने अटैच कर दिए, M1 और M2 एक स्प्रिंग से मैंने अटैच कर दिए। अब अगर मैं इसको खींच करके छोड़ देता हूं, माना मैंने इसको खींचा, ठीक है, इसको इधर खींचा, इसको इधर खींचा, ठीक है, अब ये खींच करके छोड़ दिया। देखो साहब छोड़ता हूं तो ये वापस किसकी वजह से आएंगे? छोड़ता हूं तो वापस स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स होता है ना, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, ये उसकी वजह से वापस आएंगे। अब सोच के देखो, इनको वापस लाने का काम करेगा इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। तो यहां पर भी क्या होगा? यहां पर भी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन स्ट्रेट पाथ चेंज नहीं होगा। सेंटर ऑफ मास अगर पहले रेस्ट पे था ना, तो बाद में भी क्या रहेगा? रेस्ट पर रहेगा। यानी इन तीनों केस में मैं क्या बोलूंगा? अगर इनिशियल वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का 0 है ना, तो फाइनल वेलोसिटी भी क्या रहेगा? 0। अच्छा चलो, इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होता, सेंटर ऑफ मास इनिशियली चलता, तो फाइनल वेलोसिटी भी इनिशियल के बराबर होती। ठीक है, तो मैंने ये पॉइंट पहले ही बताया था, ये दोबारा बता रहा हूं, सिर्फ याद दिला रहा हूं तुम्हें, क्योंकि ये फॉर्मूले लगाते समय इस बात का ध्यान रखना। क्या करते हैं, ये क्वेश्चन बना के दे देते हैं, ये बोलते हैं सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बताओ साहब, है ना, तो यहाँ सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या बोलनी है? 0। बच्चे फॉर्मूला लगा के आंसर निकालते हैं। चलो कुछ क्वेश्चंस पर हाथ साफ करते हैं। इसमें सेंटर ऑफ मास की इस प्रॉपर्टी पर कुछ क्वेश्चंस लेते हैं हम। तो एक क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन पे दिख गया होगा साहब, ध्यान से देखो। ये 2 किलो वाला 5 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है, ये 37 डिग्री के एंगल पर, ठीक है, और ये यहीं से इसी डायरेक्शन से ये 53 डिग्री के एंगल पर जा रहा है, 1 किलो वाला 10 मीटर पर सेकंड से। आपसे बोल रहा है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बताएं साहब, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बताओ। अब तुम्हें पता है कि ये दोनों को एक सिस्टम माना जाए और ये दोनों चल रहे हैं, तो इनका सेंटर ऑफ मास जहां भी होगा, ये सेंटर ऑफ मास जहां भी होगा वो भी चलेगा ना साहब। तो आपसे बोल रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बता दो। तो फॉर्मूला बेस्ड कंसेप्ट, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे साहब m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ऐसा बोलोगे ना। ठीक है, इसके लिए क्या चाहिए? m1 m2 चाहिए, दिया। v1 v2 चाहिए। अब v1 v2 चाहिए तो देखो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, आपको खाली मैग्नीट्यूड नहीं लेना है, आपको डायरेक्शन भी देखना पड़ेगा। खाली मैग्नीट्यूड नहीं, डायरेक्शन भी देखना पड़ेगा। अब दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, तो इनको वेक्टर फॉर्म में लिख लो ना। देखो वेक्टर फॉर्म में अगर मैं लिखता हूं तो इस डायरेक्शन को मान लो आप x, ये डायरेक्शन मान लो x, तो इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। अब कंपोनेंट करें, 5 का इस डायरेक्शन का कंपोनेंट में बोलता हूं, ये होगा 5 cos 37। ये कंपोनेंट में बोलता हूं तो क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे 5 sin 37। ठीक है, cos 37 कितना? 4/5, तो ये 4 बचेगा। ये कितना बचेगा? 3/5, तो ये 3 बचेगा साहब। ठीक है, यानी v1 को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो v1 वेक्टर फॉर्म में कितना आएगा? ये आएगा 4i कैप प्लस 3j कैप, ये v1 आ गया साहब। चलो v2 को लिखे साहब, v2 का कंपोनेंट लिखेंगे इधर, तो ये होगा 10 cos 53, और इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, ये होगा 10 sin 53। अच्छा, cos 53 कितना? 3/5, 3/5, 5 से ये 2 into 3 ये 6 आएगा। sin 53 कितना? sin 53 कितना? 4/5, तो ये कितना आएगा? 8 आएगा। लेकिन ध्यान देना, इधर प्लस x है तो इधर क्या है? इधर तो माइनस y है ना साहब, ये माइनस y है। तो अगर मैं v2, इसको बोल रहा था v1, इसको बोल रहा हूं v2, तो v2 को वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे? v2 को वेक्टर फॉर्म में हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे 6i कैप माइनस 8j कैप। लो साहब, ये वेलोसिटी हमारे पास आ गई, मास हमारे पास है, वेलोसिटी हमारे पास है, तो अब क्वेश्चन में बचा क्या? अब तो फॉर्मूला यूज करना बचा साहब, फॉर्मूला बेस्ड कंसेप्ट रह गया। लो साहब फॉर्मूला लगा दो, ये आ गया साहब m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सॉल्व करेंगे तो ये सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी आ गया साहब 14/3 i कैप माइनस 2/3 j कैप, ये 14/3 i कैप माइनस 2/3 j कैप। तो आई थिंक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा साहब। एक क्वेश्चन और लो, मास पुली सिस्टम। ये मास पुली सिस्टम एनएलएम में खूब किया तुमने, ठीक है। अब इसमें m1 और m2 बोल रहा है ना, ये बोल रहा है कि m1 नीचे जा रहा है, इसका मतलब m1 मोर देन m2 होगा। m1 नीचे जा रहा है मतलब m1 मोर देन m2। अब तो पता है कि ये बोला डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव मानो और अपवर्ड को नेगेटिव मानो। आपको पता है इसका एक्सेलरेशन प्लस ए होगा, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? इसका एक्सेलरेशन माइनस ए होगा डायरेक्शन वाइज, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इस कॉम्बिनेशन के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन बताएं साहब। कॉम्बिनेशन के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन फॉर्मूले पे आ जाओ साहब। ACM क्या बोलोगे? ये बोलोगे m1 इंटू प्लस ए
प्लस m2 इंटू कितना माइनस ए डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। देखो सॉल्व करते हैं तो ये क्या बन रहा है m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू ए बन रहा है साहब। ठीक है, अब ए निकालना, ये मास पुलिस सिस्टम में एक्सेलेरेशन निकालना, ये फंडा आप वहां एनएलएम में कर चुके हैं। मास पुलिस सिस्टम में अगर एक्सेलेरेशन निकालना है तो एक्सेलेरेशन का फंडा मैं आपको याद दिला दूं। ठीक है, देखो इस पर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है m1g, इस पर नीचे की तरफ फोर्स क्या लगता है m2g, और आपको पता है m1 मोर देन m2 है तो ये ज्यादा होगा और ये क्या होगा कम होगा। तो अब एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला होता है साहब नेट फोर्स डिवाइड बाय नेट मास, नेट फोर्स डिवाइड बाय नेट मास। नेट फोर्स क्या बोलते हैं? नेट फोर्स बोलते हैं सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स डिवाइड बाय नेट मास। भाई सीधे सीधे आसान भाषा में बोले तो चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स डिवाइड बाय नेट मास। अब चलाने वाला फोर्स कौन है? चलाने वाला फोर्स है m1g, रोकने वाला फोर्स कौन है m2g, नेट मास कौन m1 प्लस m2। तो देखो एक्सेलेरेशन आता है साहब, ये एक्सेलेरेशन आता है m1 माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2। ये वैल्यू आप इसमें पुट कर दें, ये वैल्यू आप इसमें रख दें, ये सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन आ जाएगा m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, और एक्सेलेरेशन का वैल्यू कितना, ये m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। आप देखो सॉल्व करते हैं तो एक्सेलेरेशन क्या बनता है, ये बनता है m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर इंटू जी। ये एक्सेलेरेशन आ रहा है साहब, ये m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर इंटू जी। ठीक है, ध्यान देना पॉजिटिव आ रहा है, भाई होल स्क्वायर कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। ठीक है, ये पॉजिटिव आ रहा है, और अगर ये पॉजिटिव है इसका मतलब सेंटर ऑफ मास कहां मूव करेगा, सेंटर ऑफ मास डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे मूविंग डाउनवर्ड, सेंटर ऑफ मास मूविंग डाउनवर्ड। आई थिंक फंडा समझ में आ गया होगा। ठीक है, थोड़ा सा एनएलएम का मास पुलिस सिस्टम का कंसेप्ट हमने लिया यहाँ पर। ठीक है, चलो मैं और हाथ साफ कराता हूँ, थोड़ा सा और कंसेप्ट देखो। ठीक है, एक कंसेप्ट और देखो साहब, अपने मॉड्यूल में एक बिगिनर बॉक्स का क्वेश्चन है, बच्चों को इसमें काफी डाउट आता है। डाउट क्यों आता है? क्योंकि इसकी लैंग्वेज कुछ अजीब सी है। ठीक है, उसको देख करके बच्चा कंफ्यूज होता है। पहले क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पर है, देखो साहब। ये बोल रहा है कि दो मास है ना, एक 1 किलो वाला और दूसरा भी 1 किलो वाला, बराबर है साहब। एक्स एक्सिस पे रखे हुए, कहां रखे हुए? पहला रखा हुआ है x बराबर 2 पर, मतलब ओरिजिन यहाँ कहीं होगा, समझ रहे हो ना। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन यहाँ होगा, ये 0 0 यहाँ होगा। ये रखा हुआ है पहला x बराबर 2 पर, है ना, ये देखो एक्स एक्सिस पे रखे हुए, ये एक्स एक्सिस, और दूसरा रखा हुआ है x बराबर 8 पर। दिख रहा है साहब? क्वेश्चन समझो, ये भी 1 किलो वाला, ये भी 1 किलो वाला, ये रखा है x बराबर 2 पर, ये x बराबर 8 पर। अब क्या बोल रहा है? द पार्टिकल मूव्स अंडर द म्यूचुअल अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर देन द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एट t बराबर 1 सेकेंड। ठीक है, सुनना साहब, क्वेश्चन ढंग से सुनना। ये बोल रहा है कि म्यूचुअल अट्रैक्शन से एक दूसरे के पास चलते हैं। अब म्यूचुअल अट्रैक्शन से एक दूसरे के पास चल रहे हैं तो बोल रहा है t बराबर 1 सेकंड पर सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बता दो साहब। t बराबर 1 सेकंड पर सेंटर ऑफ मास की पोजीशन। अब बच्चे जैसे ये सुनते हैं ना म्यूचुअल इंटरनल अट्रैक्शन, म्यूचुअल इंटरनल अट्रैक्शन मतलब सेंटर ऑफ मास की पोजीशन पाथ स्टेट चेंज नहीं होगा, जहां था वहीं का वहीं रहेगा, है ना। इनके म्यूचुअल इंटरनल अट्रैक्शन की वजह से सेंटर ऑफ मास का स्टेट पाथ पोजीशन चेंज नहीं होगा। तो तुम्हारा सोचना बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही सोच रहे हो, चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन रुको, अब पूरी बात सुनो, पूरी बात सुनो। मतलब क्या है, अगर क्वेश्चन में आपको वेलोसिटी दिया जाए, क्वेश्चन में जो पीसेस दिए गए, जो मास दिए गए, उनका वेलोसिटी दिया गया है ना, तो पहले फॉर्मूला लगा के चेक कर लो। अगर फॉर्मूले से आंसर 0 आ रहा है तो वास्तव में म्यूचुअल अट्रैक्शन था, और 0 नहीं आ रहा है तो म्यूचुअल अट्रैक्शन के अलावा कुछ और भी था। ठीक है, ये बात तय है कि इंटरनल म्यूचुअल अट्रैक्शन से ये नहीं चलने वाले। इंटरनल म्यूचुअल अट्रैक्शन की वजह से सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या रहेगा? 0 रहेगा। ठीक है, यानी जहां था वहीं के वहीं इनकी पोजीशन मेंटेन रहेगी। लेकिन साथ में अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स हुआ तो उसकी वजह से तो सेंटर ऑफ मास चल सकता है ना। ठीक है, अब उसका पता कैसे लगेगा कि भैया कोई इंटरनल के साथ साथ एक्सटर्नल भी है कि नहीं है? तो मैं बोल रहा हूं ना, अगर डाटा दिया जाए ना तो क्वेश्चन से सॉल्व करो, फॉर्मूला लगा करके सॉल्व करो। अगर वास्तव में म्यूचुअल इंटरनल अट्रैक्शन होगा ना तो सॉल्व करने पे आंसर 0 आ जाएगा, और नहीं आता तो सेंटर ऑफ मास चल रहा है। ठीक है, मैं एग्जांपल दूं, चलने का रीजन क्या हो सकता है? चलने का रीजन क्या हो सकता है? जैसे मान लिया एक टेबल है, टेबल के ऊपर ये 2 मास रख दिए हमने। अब ये 2 मास म्यूचुअल इंटरनल अट्रैक्शन से एक दूसरे के पास आ रहे हैं,
तो इनके पास आने से जो सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा, लेकिन वो टेबल ही अगर भागने लगी तो, अगर वो टेबल चलने लग गई तो सेंटर ऑफ मास भी चलेगा, इस कॉम्बिनेशन का सेंटर ऑफ मास भी चलेगा। ये इंटरनल की वजह से नहीं चल रहा, एक्सटर्नल की वजह से चल रहा है ना। दो, मान लिया एक व्हीकल के अंदर दो मास रख दिया आपने और व्हीकल को दौड़ा दिया मैंने। अब व्हीकल के दौड़ने से सेंटर ऑफ मास दौड़ेगा, उन दोनों के म्यूचुअल इंटरनल अट्रैक्शन से सेंटर ऑफ मास नहीं दौड़ेगा, लेकिन व्हीकल के दौड़ने से तो सेंटर ऑफ मास दौड़ेगा ना। तो हमें पता कैसे लगे कि क्वेश्चन में साथ में एक्सटर्नल फोर्स भी है कि नहीं है। तो अगर डाटा देकर के क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो सीधे फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला सॉल्व करने पे जीरो आता है तो सिर्फ इंटरनल था, और फॉर्मूले से सॉल्व करने पर जीरो नहीं आता तो इंटरनल के साथ साथ डेफिनेटली कोई ना कोई एक्सटर्नल भी था। चलो चेक कर लेते हैं हम। आओ साहब, वीसीएम का फॉर्मूला लगाओ। वीसीएम क्या बोलोगे? m1v1, ठीक है। अच्छा, डायरेक्शन अपोजिट है साहब, इस डायरेक्शन को प्लस मानता हूं तो ये डायरेक्शन क्या होगी? माइनस होगी, ठीक है। ये m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सॉल्व करें तो 5 माइनस 3/2, 2/2, ये 1 आ रहा है साहब। अब 1 मीटर पर सेकेंड मतलब सेंटर मास रेस्ट पर नहीं है भैया, ठीक है। इस सिस्टम का सेंटर मास चल रहा है, और चलने का रीजन तुम्हें समझ में आ गया होगा, कोई इंटरनल नहीं है, चलने का रीजन क्या है? एक्सटर्नल। चलो अब चेक करते हैं। ये बोल रहा है टी बराबर 1 सेकंड पर पोजीशन बताओ, दोनों का मास बराबर है, तो तुम्हें पता है सेंटर मास दोनों से बराबर डिस्टेंस पे होगा ना। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, ये 2 ये 8, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस 6 है। 6 है तो सेंटर मास दोनों से बराबर पे होगा ना, ठीक है। दोनों से बराबर, ये सेंटर मास यहां होगा, इनिशियली सेंटर ऑफ मास यहां होगा, इससे भी 3 मीटर और इससे भी 3 मीटर। अब मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, सोचो ये 2 है ये 3 है, तो ये तो x बराबर 5 हो गया ना। ये इनिशियल पोजीशन बोले तो x बराबर 5 थी साहब, 5 मीटर। ऑप्शन में x बराबर 5 है और पहला ऑप्शन है, लेकिन ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, ठीक है। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता ना तो सेंटर मास यही कहीं पड़ा रहता, लेकिन तुम्हें पता है सेंटर मास दौड़ रहा है, देखो 1 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है, तो सोचो 1 सेकंड में कितना चलेगा। सेंटर मास का डिस्प्लेसमेंट निकालें तो हम बोलेंगे सेंटर मास का वेलोसिटी इनटू टाइम। सेंटर मास का वेलोसिटी 1 टाइम 1 सेकंड, तो भैया 1 मीटर दौड़ गया, तो 1 सेकंड में 1 मीटर दौड़ गया। अब सोचो शुरुआत में 5 पे था, अगर ये 1 मीटर दौड़ गया तो 6 पे पाया जाएगा ना, ठीक है। मैं अगर डायग्राम बना के आपको बताऊं, ये देखो एक्स एक्सिस, पहले सेंटर मास कहां था? ये इनिशियली सेंटर मास था कहां पर? 5 मीटर पर। अब ये कब की बात कर रहा हूं मैं? t बराबर 0 की। आपको पता है t बराबर 1 सेकंड, 1 सेकंड में कितना चला? 1 सेकंड में 1 मीटर चला, 1 सेकंड में 1 मीटर चला, तो फाइनली सेंटर ऑफ मास कहां पाया जाएगा? फाइनली सेंटर ऑफ मास 6 मीटर पे पाया जाएगा। ये फाइनली सेंटर ऑफ मास पाया जाएगा 6 मीटर। आई थिंक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। इनिशियली अगर कहां था? 5 पे, तो फाइनली कहां मिलेगा? 6 पर मिलेगा, ठीक है। ये 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो आंसर कौन सा? ऑप्शन होगा आंसर नंबर बी, ठीक है। तो काम की बात सुन लो, मतलब बच्चे के म्यूचुअल इंटरनल अट्रैक्शन सुनते ही क्वेश्चन खत्म कर देते हैं। जैसे ही सुनते हो ना म्यूचुअल इंटरनल अट्रैक्शन, बोले सेंटर मास नहीं चलेगा, तो जहां था वहीं का वहीं रहेगा। ये पता लगा लेते हैं बच्चे 5 मीटर पे था, तो आंसर 5 मीटर, और पहला ऑप्शन है 5 मीटर, ऑप्शन गलत, क्वेश्चन गलत, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऐसा पॉइंट होगा जहां पर पूरी बॉडी का वेट कॉन्सेंट्रेटेड होगा, जहां पर पूरी बॉडी का वेट एक्ट करता हुआ लगेगा ना, उस पॉइंट को बोलेंगे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। डिफरेंस देख लेना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी, दैट पॉइंट वेयर एज्यूम दैट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, या ऐसा बोले वेट ऑफ इट्स बॉडी एक्ट ऑन इट। बात समझ में आ रही है साहब? जहां पर पूरा मास रखा हुआ माने उस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ मास, और जिस पॉइंट पर वेट एक्ट करेगा, जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स आएगा, उस पॉइंट को बोलेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अच्छा, अगर मैं आपको क्लियर कर दूं, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही हो सकता है, एक ही पॉइंट हो सकता है अगर वहां पर ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। अगर ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना, तो ऐसे केस में हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही चीज है। जैसे मैं अर्थ की सरफेस पे खड़ा हूं, तो अर्थ की सरफेस के आसपास आपको पता है जी कांस्टेंट होता है। अर्थ की सरफेस के आसपास जी कांस्टेंट होगा ना, तो हम बोलेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास एक ही चीज है, ठीक है। क्योंकि जैसे मैं सिंपल एग्जांपल दूं, ये मान लिया अर्थ है ना, अब अर्थ की सरफेस के आसपास कोई ऑब्जेक्ट है, मान लिया ये एक ऑब्जेक्ट रख दिया है ना, ये एक ब्लॉक रख दिया। अब आप देखोगे ना, इस पर इस पूरी बॉडी का मास जहां रखा हुआ मानेंगे, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ मास, ठीक है। और जहां पर नेट ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इस बॉडी के पास बहुत सारे मास हो सकते हैं, हर मास पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा,
हर मास पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा, है ना, और वो कहां एक्ट करेगा, अर्थ के सेंटर की तरफ। तो उनका जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा ना, वो सीधे सीधे इस बॉडी के ज्योमेट्रिकल सेंटर पर ही आएगा, मतलब सेंटर मास पर ही आएगा। मतलब सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं, अगर अर्थ की सरफेस के आसपास जाते हैं तो आप क्या बोलते हैं, आप ग्रेविटेशनल फोर्स mg बोलते हैं ना, ठीक है। जैसे मान लिया ये अर्थ है ना, ये मान लिया अर्थ, अब अर्थ की सरफेस के आसपास ये ऑब्जेक्ट रख दिया, थोड़ा सा जूम करके डायग्राम दिखा रहा हूं आपको। अब इससे बहुत सारे मास हैं, ये भी मास है, 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 बहुत सारे मास हैं। तो इस पूरी बॉडी का मास जहां कॉन्स्टेंट मानेंगे उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, उस पॉइंट को बोलेंगे सेंटर ऑफ मास। ये आ गया सेंटर ऑफ मास। अब तो पता है कि इस मास पर भी mg नीचे की तरफ लगेगा, है ना, और इस मास पर भी mg नीचे की तरफ लगेगा भैया, इस पर भी mg नीचे की तरफ लगेगा, इस पर भी mg नीचे की तरफ लगेगा, और सब पर g सेम है, क्योंकि अर्थ की सरफेस के आसपास g क्या है, कांस्टेंट है। अर्थ की सरफेस के आसपास g कांस्टेंट है, तो रिजल्टेंट जब फोर्स निकालोगे ना, ये उसी पॉइंट पर आएगा जहां सेंटर ऑफ मास होगा। मतलब अर्थ की सरफेस के आसपास g कांस्टेंट है, तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही पॉइंट है। लेकिन अगर मैं अर्थ की सरफेस से हाइट पर जाता हूं, ये मान लिया बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई मैंने साहब, ये खूब ऊंची बिल्डिंग बनाई साहब, दिख रही है खूब ऊंची बिल्डिंग, ये बुर्ज खलीफा, उससे भी बड़ा, है ना भाई। आपको पता है ग्रेविटेशन में आपने पढ़ा है कि जितनी हाइट पे आप जाते हैं, हाइट बढ़ेगी तो जी का वैल्यू क्या होगा, जी का वैल्यू कम होगा। अब जी यूनिफॉर्म नहीं होगा, जी क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। अब सोच के देखो, इस वाले पर अगर मैं निकालूंगा तो mg ज्यादा होगा, इस वाले पे निकालूंगा तो mg उससे थोड़ा कम होगा, ये g1, ये mg2, इस वाले पे निकालोगे भाई होगा अर्थ के सेंटर की तरफ, ये mg3, ऊपर जाओगे तो ये mg4, ये g कम होता जा रहा है। अब g कम होता जा रहा है तो समझ सकते हो रिजल्टेंट फोर्स निकालोगे ना, तो रिजल्टेंट फोर्स कहां आने वाला है, रिजल्टेंट फोर्स जिस तरफ नेट फोर्स ज्यादा होगा उस तरफ आएगा। और नेट फोर्स तुम्हें पता है कि नीचे की तरफ ज्यादा होगा, ठीक है, नीचे वाले हिस्से पर नेट फोर्स ज्यादा होगा, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो पॉइंट आएगा ना, वो थोड़ा नीचे आएगा। जबकि सेंटर ऑफ मास तो सिमेट्रिकली कहां आएगा, वो एकदम सेंटर पर ही आएगा, है ना। सेंटर ऑफ मास तो कहां आने वाला है, ज्योमेट्रिकल सेंटर पर, ठीक है। सेंटर ऑफ मास ऊपर रह गया और सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे रह गया। देखो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां रह गया, नीचे, और सेंटर ऑफ मास कहां हो गया, ऊपर। बात पकड़ में आ रही होगी साहब, ये CG नीचे, COM ऊपर, तो अब दोनों पॉइंट कॉन्साइड नहीं कर रहे। अब दोनों पॉइंट कॉन्साइड नहीं कर रहे, इसका मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो कंक्लूड करें बात को, दो पॉइंट ढंग से सुन लेना। ऐसे पॉइंट जहां पर पूरा मास रखा हुआ माने उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास, और जहां पर पूरी बॉडी का वेट एक्ट करते हुए नेट रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा उसको बोलेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर अर्थ की सरफेस के आसपास रहे या ऐसे फील्ड में रहे जहां पर ग्रेविटेशन एक्सलेशन कांस्टेंट है, तो वहां सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास एक ही चीज होगा, दोनों कॉन्साइड करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में कई बार क्या होता है, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट के लिए हमसे पूछते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताओ, हम लोग सेंटर ऑफ मास ही निकाल देते हैं, है ना, क्योंकि अर्थ की सरफेस के आसपास क्या मिलेगा आपको, जहां g यूनिफॉर्म मिलेगा वहां सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास एक ही चीज होगा। लेकिन आप बहुत ज्यादा हाइट पे जाते हैं जहां पर g यूनिफॉर्म नहीं है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास अलग अलग होगा, तो सेम भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। आई थिंक पॉइंट क्लियर हो गया होगा सबको, ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ मास की प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई, यहाँ सेंटर ऑफ मास तक की बात हमने कर ली। सेंटर ऑफ मास के बाद में अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। देखो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का कंडीशन मैं आपको बता दूं कहां लगता है, ठीक है। वैसे तो आज हर कंसेप्ट में ये लगने वाला है, लेकिन आप कैसे पहचानेंगे कि कब लगने वाला है, तो सिंपल फंडा है, जहां सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा वहां पर लगेगा लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। ऐसा क्यों, मैं आपको याद दिला दूं, ठीक है, आपको मैं याद दिला दूं, आपने न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ा है साहब, न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ से क्या बोलते थे, एक्सटर्नल फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो मैथमेटिकली देखो आप, ये चेंज इन मोमेंटम क्या मिलेगा, 0। अगर मोमेंटम में चेंज 0 मिलेगा, इसका मतलब मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। मोमेंटम कांस्टेंट, इसका मतलब मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो आप बोलेंगे इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होगा, फाइनल। तो भैया जब एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा ना, तब लगेगा लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की कंडीशन देख लो, सिस्टम पर जब जब एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा तब तक हम अप्लाई करेंगे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है। मैं इसके बारे में आपको बता दूं साहब, ये किसी एक इंस्टेंट पर भी हो सकता है, ठीक है। एक इंस्टेंट का मतलब नेग्लिजिबल टाइम इंटरवल, अगर नेग्लिजिबल टाइम इंटरवल है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंपल्स, ठीक
ठीक है, ये एनएलएम में बता चुका हूं आपको कि एक स्मॉल टाइम इंटरवल में जो मोमेंटम में चेंज होता है उसको हम लोग इंपल्स बोलते हैं। तो यहां पर क्या होगा, अगर टाइम इंटरवल नेग्लिजिबल टाइम में फोर्स का वैल्यू 0 है तो उस इंस्टेंट के जस्ट पहले और उस इंस्टेंट के जस्ट बाद मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो मोमेंटम कंजर्वेशन का कंडीशन आ गया, एक्सटर्नल फोर्स क्या होना चाहिए सिस्टम पर, 0। मैं एग्जांपल देता हूं, एक एक करके इसके एग्जांपल देता हूं। पहला एग्जांपल देखो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये गन बुलेट सिस्टम, ठीक है, आप गन से बुलेट फायर कर रहे हैं तो इस प्रोसेस में भी मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ठीक है, बंदूक से गोली निकलती है ना, तो ऐसे केस में गोली बंदूक पे फोर्स लगाती है, बंदूक गोली पे फोर्स लगाती है। इस सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, 0। और जहां सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा ना, वहां पे लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व। ठीक है, मतलब यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं ये गन है, ये गन को एक बॉडी माना जाए, ठीक है, इसको 1 माना जाए और इसको 2 माना जाए, तो अब यहां पर ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये इन दोनों के बीच के आपस का मामला, इन दोनों को मिलाकर के एक सिस्टम मान लिया जाए, तो इस सिस्टम में इंटरनल फोर्स हो गया सब, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। ठीक है, गन बुलेट सिस्टम। अब कई बच्चे बुद्धि लगाते हैं, साहब एक्सटर्नल फोर्स तो है ना, कि ट्रिगर तो हमने ही दबाया, ठीक है, ट्रिगर दबाने पर गोली निकली, ठीक है, तो मुझे बताओ ट्रिगर तो कहीं भी दबा दें, ये पेन को दबा दूं क्या गोली निकल जाएगी क्या? ठीक है, तो बेसिकली हो क्या रहा है, ये ट्रिगर से हम स्टार्ट करवा रहे हैं कि इसके अंदर जो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी थी वो उस बुलेट को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिलता है। ठीक है भाई, बंदूक के अंदर जो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी वो उस बुलेट को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के गन ने बुलेट पे फोर्स लगाया, बुलेट ने गन पे फोर्स लगाया, इन दोनों को एक सिस्टम माना जाए तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा। ठीक है, और जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा तो लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। इवन मैं आपको याद दिला दूं, न्यूटन थर्ड लॉ के जितने भी एग्जांपल है ना, उन सारे एग्जांपल्स में लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन फॉलो होगा। जितने एग्जांपल आपने लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन न्यूटन थर्ड लॉ के पढ़ते ना, उन हर एग्जांपल पर ये लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन आपको मिलेगा। ठीक है, चलो मैथमेटिकल बात करते हैं थोड़ी सी। देखो भाई, ये क्लियर है कि इस सिस्टम का मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सिस्टम का मतलब ये बुलेट प्लस गन, इनका मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब आपको पता है कि ये पहले बंदूक से गोली चलने से पहले ये बंदूक दौड़ नहीं रहा था, ये सिस्टम दौड़ नहीं रहा था, इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम क्या था, 0 था। तो हम क्या बोलेंगे मैथमेटिकली, बुलेट का मोमेंटम प्लस गन का मोमेंटम बराबर क्या बोलेंगे, 0। देखो सॉल्व करने पर क्या आता है, ये मोमेंटम ऑफ गन बराबर माइनस ऑफ मोमेंटम ऑफ बुलेट। ये माइनस साइन का मतलब समझ गए होगे, माइनस साइन का मतलब डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट। अगर ये बुलेट इस डायरेक्शन में जाएगा तो ये जो गन है, ये गन इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। ये अपोजिट डायरेक्शन में जाने को बोलते हैं रिकॉइल होना। ठीक है, तो आपने बंदूक चलते हुए देखी हो, तो बंदूक से जब गोली चलती है, जिस डायरेक्शन में गोली जाती है, रिमेनिंग जो बंदूक होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में रिकॉइल होती है, झटके खाती है। ठीक है, ये अपोजिट डायरेक्शन में क्यों जा रहा है, मोमेंटम कंजर्वेशन फॉलो करने के लिए। ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन फॉलो करने के लिए जिस डायरेक्शन में बुलेट जाएगा, गन उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिकॉइल होगा। ठीक है, आओ साहब, अब मोमेंटम सेम होगा लेकिन वेलोसिटी सेम नहीं होगा, क्योंकि दोनों का मास सेम नहीं है। देखो यहां पर अगर मैं बोलता हूं तो ये बुलेट के लिए बोले तो बुलेट का मास देखो स्मॉल m बोल रखा है, ये बुलेट का मास बोल रखा है स्मॉल m, इनटू बुलेट का वेलोसिटी ये स्मॉल v। ठीक है, गन का मास क्या बोल रखा है, ये कैपिटल M, और गन का वेलोसिटी कितना, कैपिटल V। ये मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया मैंने। देखो अब मोमेंटम कंजर्वेशन लगा के सॉल्व करते हैं तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना मिलेगा, ये मिलेगा माइनस m अपॉन m इंटू वी। ठीक है, माइनस का मतलब समझ रहे, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो अब स्टेटमेंट सुन लो, ये किक बैक्स, ठीक है, इसी को बोलते हैं रिकॉइल होना। ठीक है, विद वेलोसिटी ये v, और ये v क्या है, इसके बराबर कभी नहीं हो सकती, क्योंकि बुलेट का मास आपको पता है गन के मास से हमेशा क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अच्छा अब एक पॉइंट और क्लियर करना, यहां पर बात करिए हमने मोमेंटम सेम है। ठीक है, मोमेंटम सेम है लेकिन वेलोसिटी सेम नहीं है। एक और टर्म पूछते हैं काइनेटिक एनर्जी। भाई जिस डायरेक्शन में बुलेट गया, गन उसके अपोजिट डायरेक्शन में चला ना, ठीक है, तो इसका मतलब दोनों को वेलोसिटी मिला, और दोनों को वेलोसिटी मिला तो दोनों का कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा ना। अब काइनेटिक एनर्जी देखो आप, काइनेटिक एनर्जी मैथमेटिकली बोलते हैं p²/2m। ठीक है, ये एनर्जी मैं आपको बता चुका हूं मैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी p²/2m और p दोनों का सेम है। देखो ये देखो, जितना मोमेंटम बुलेट का है उतना ही मोमेंटम गन का है, लेकिन दोनों का मास सेम नहीं है, तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं हो सकती। ठीक है, मैथमेटिकल क्या बोलेंगे, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ गन बराबर p² अपॉन ये 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ गन। तब गन के मास को अगर हम कैपिटल M बोल रहे हैं तो ये हो गया p² अपॉन 2m। ठीक है, p दोनों का सेम होगा। अच्छा चलो मैं बुलेट की बात करूं,
बुलेट की बात करें तो ये बुलेट का मास लोगे साहब, बुलेट का मास कितना स्मॉल है। अच्छा, अब यहां पर रेशियो निकालेंगे तो मोमेंटम कैंसिल हो जाएगा। देखो एक्सप्रेशन क्या मिलेगा, ये मिलेगा स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम, और आपको पता है गन का मास बुलेट के मास से ज्यादा है, तो ये रेशियो क्या मिलेगा, लेस देन 1। इसका मतलब क्या निकला, किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, गन की या बुलेट की? आप बोलेंगे बुलेट की। ठीक है भाई, सीधे सीधे दिख रहा है। मोमेंटम अगर सेम होगा, ठीक है, अगर मोमेंटम सेम होगा तो यहां से काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास बोलोगे ना भाई, के बराबर पी स्क्वायर अपॉन 2 है। पी सेम है तो आप बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। जिसका मास ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम। आप देख सकते हो मास गन का ज्यादा है तो गन की काइनेटिक एनर्जी बुलेट की काइनेटिक एनर्जी से क्या होगी, कम होगी। ठीक है। अच्छा, अब 2-3 छोटे छोटे पॉइंट, थ्योरेटिकल पॉइंट ढंग से सुनना। ठीक है, पहली बात समझ में आ गई कि भैया मोमेंटम कंजर्वेशन फॉलो करने के लिए जिस डायरेक्शन में बुलेट जाएगा, गन उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिकॉइल होगा विद सेम मोमेंटम मैग्नीट्यूड। मोमेंटम का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। अच्छा, डायरेक्शन अपोजिट होगी। ठीक है, इस अपोजिट डायरेक्शन की वजह से बोलते हैं कि रिकॉइल होगा। अच्छा, वेलोसिटी सेम नहीं हो सकता, काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं हो सकता क्योंकि दोनों का मास क्या है, अलग अलग। ठीक है, वेलोसिटी किसका ज्यादा, वेलोसिटी बुलेट का ज्यादा, गन का क्या होगा, कम होगा। काइनेटिक एनर्जी भी हम क्या बोलेंगे, बुलेट का ज्यादा होगा और गन का क्या होगा, कम होगा। अब एक पॉइंट क्लियर करना ढंग से। देखो यहां पर क्या था, पहले तो रेस्ट पे था ना, पहले गन बुलेट सिस्टम रेस्ट पर था, मतलब पहले काइनेटिक एनर्जी 0 था, लेकिन बाद में काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं आ रहा। बाद में काइनेटिक एनर्जी होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट एंड गन। इसका मतलब बाद में काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगा। गन बुलेट सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगा। ठीक है, साथ में मैं बोलूंगा मैकेनिकल एनर्जी भी कंजर्व नहीं रहेगा। यहां मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन भी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, चलो पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट मान लो, लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ रहा है ना साहब, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी भी बढ़ेगा। तो गन बुलेट सिस्टम में ना तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगा, ना टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगा। दोनों कंजर्वेशन यहां एप्लीकेबल नहीं होंगे। सिर्फ क्या लगेगा, सिर्फ लगेगा लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, अब एक पॉइंट और क्लियर करना, अगर ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ा तो बढ़ा कैसे, आया कहां से साहब, ये काइनेटिक एनर्जी आया कहां से? ये काइनेटिक एनर्जी आया जो अंदर स्टोर्ड केमिकल एनर्जी था वहां से। जो गन के अंदर स्टोर्ड एनर्जी था ना, ठीक है, वो अंदर स्टोर्ड केमिकल एनर्जी काइनेटिक बुलेट और गन को मिला काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। ठीक है, तो स्टेटमेंट सुन लो, गन बुलेट सिस्टम में सिर्फ लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन एप्लीकेबल होगा। ठीक है, यहां काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगा, यहां पर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगा। ठीक है, पहले काइनेटिक एनर्जी 0 था, बाद में काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया। कहां से आया, अंदर स्टोर्ड केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुआ, काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, ये सारे पॉइंट स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं साहब, ये स्क्रीन पर आपको पॉइंट दिख रहे हैं, मैंने सारे पॉइंट एक्सप्लेन कर दिए हैं। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत आती है तो इसका स्क्रीनशॉट लिया करो और आगे देखा करो साहब। ठीक है, चलो भाई और एग्जांपल ले हम, ये तो मैंने गन बुलेट सिस्टम का एक एग्जांपल लिया, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगा। और देखो सेकंड एग्जांपल, ये है ब्लॉक बुलेट सिस्टम। ठीक है, ब्लॉक बुलेट सिस्टम, आपको बोलेंगे रस्सी से, धागे से, तार से एक ब्लॉक को लटका दिया हमने और गोली चलाई साहब। ठीक है, गोली चलाई, गोली जाकर के इस ब्लॉक के अंदर कई बार धंस जाती है, कई बार आर पार हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह के सिस्टम में क्या कंसेप्ट एप्लीकेबल होगा समझना। देखो ब्लॉक को और बुलेट को अगर हम सिस्टम मान लें, दोनों को मिलाकर के सिस्टम मान लें, तो ब्लॉक जो फोर्स इस बुलेट जो फोर्स ब्लॉक पे लगाएगी वही फोर्स ब्लॉक बुलेट पे लगाएगा। इनके आपस का मामला इंटरनल फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। और आपको पता है जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा तो लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो यहां भी हम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे। ठीक है, आओ साहब इसमें पहला केस दे रहा हूं, व्हेन बुलेट रिमेन्स एम्बेडेड इन द ब्लॉक, मतलब धंस जाता है। ठीक है, ये बुलेट जो है ना ब्लॉक के अंदर धंस जाता है। देखो साहब इनिशियल पोजीशन ये था, ये रस्सी से एक ब्लॉक लटका रखा है अपन ने, ये एक ब्लॉक लटकाया साहब और ये गोली चलाई। ये गोली का मास है साहब स्मॉल है, वेलोसिटी v, और ये रेस्ट पर है, इसका मास है कैपिटल है। देखो ये धंस गई साहब गोली। अब अगर गोली धंस गई तो दोनों मिलके साथ चलेंगे ना। ठीक है, अगर गोली धंस गई तो दोनों मिलके साथ चलेंगे। अब मिलके साथ तो चलेंगे लेकिन रस्सी से धागे से बंधे हुए, अगर धागे से बंधे हुए हैं तो ये चलेंगे क्या, ये तो उठेंगे साहब। अच्छा कब तक उठेंगे, जब तक उठेंगे जब तक इनके कॉम्बिनेशन का फाइनल वेलोसिटी 0 ना हो जाए, ये कॉम्बिनेशन का फाइनल वेलोसिटी 0 ना हो जाए। ठीक है, तो जहां पर इसके कॉम्बिनेशन का फाइनल वेलोसिटी 0 होगा ना, वही क्या होगी, वही इसकी मैक्सिमम हाइट होगी, इस कॉम्बिनेशन की मैक्सिमम हाइट होगी। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं साहब, ये बोलते हैं कि साहब ये धंस गया, धंसने के बाद कॉम्बिनेशन का वेलोसिटी बताओ।
10ने के बाद बताओ साहब कॉम्बिनेशन मैक्सिमम कितना हाइट गेन करेगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक एक करके कंसेप्ट समझो भाई। ये तय है लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा। ठीक है भाई, आज मैं जितने एग्जांपल कराने वाला हूं सब में लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाऊंगा, ये तो तुम्हें पता है। ठीक है, लेकिन मैं बार बार तुम्हें याद दिला रहा हूं कि लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन कब लगता है, जब सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स क्या हो, जीरो। ठीक है, आओ साहब मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओ। क्या बोलेंगे, पहले किसका मोमेंटम, पहले ये गोली का मोमेंटम प्लस ब्लॉक का मोमेंटम। देखो ब्लॉक रेस्ट पर है तो ब्लॉक का जीरो होगा, लेकिन बुलेट चल रहा है तो इसका m इंटू वी होगा। अच्छा, बाद में फाइनल मोमेंटम बोले तो कॉम्बिनेशन का मोमेंटम, ये कॉम्बिनेशन का मोमेंटम बोले तो कॉम्बिनेशन का मास, ये कॉम्बिनेशन का वेलोसिटी। तो देखो साहब ये कॉम्बिनेशन का वेलोसिटी आ गया आफ्टर कोलिजन। टक्कर के बाद में कॉम्बिनेशन इतनी वेलोसिटी से चला। ठीक है, जब टक्कर होगी ना, इसमें 10 गया, उसके बाद दोनों साथ चलते हैं तो इनकी कॉमन वेलोसिटी, कॉम्बिनेशन की वेलोसिटी इतनी होगी mv/m+n। ठीक है, अच्छा अब टक्कर हो चुकी है, अब टक्कर के बाद मोमेंटम कंजर्वेशन लग चुका है। अच्छा, मोमेंटम कंजर्वेशन जिंदगी भर नहीं लगता है, कब लगता है, टक्कर के जस्ट पहले, टक्कर के जस्ट बाद, है ना। ये ऐसा नहीं कि तुम हमेशा मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते रहो। अब ये ब्लॉक आगे चलेगा ना, ये ब्लॉक और बुलेट सिस्टम जब आगे चलेगा तो इस केस में मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा, क्योंकि अब रस्सी से बंधे हुए हैं, धागे से बंधे हुए हैं, तो ये क्या करेंगे, ऊपर उठेंगे। ऊपर उठेंगे ना तो इनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। हाँ, टोटल मैकेनिकल एनर्जी अब कंजर्व रहेगा, टक्कर के दौरान कंजर्व नहीं रहा, धंसने के दौरान कंजर्व नहीं रहा। धंसने के बाद जब सिस्टम कॉम्बिनेशन एक साथ चलेगा ना, अब यहां पर मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। ठीक है, अब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन की कंडीशन याद दिला दूं आपको मैं। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कब लगता है, जब सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो, कोई फ्रिक्शन फोर्स ना हो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड का वर्क डन ना हो। ठीक है, अगर नॉन कंजर्वेटिव का वर्क डन जीरो है, एक्सटर्नल वर्क डन जीरो है, तो ऐसे केस में लगता है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो लो साहब, अब ये कॉम्बिनेशन मिलकर के ऊपर जा रहा है, तो यहां इस इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन, इसके बीच में क्या लगाऊंगा, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। देखो यहां इनिशियली दोनों मिलकर के चले, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी, ये थी ½ m+m इंटू वीसी स्क्वायर। अच्छा, इसी को रेफरेंस पॉइंट मान लें, अगर इसी को रेफरेंस पॉइंट मान लें तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो। फाइनली यहां पहुंच गए तो आपको पता है यहां काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो, लेकिन वहां पोटेंशियल एनर्जी तो होगा ना साहब, और पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, mgh, तो टोटल मास इंटू gh। देखो इससे v बराबर आता है √2gh, ये v बराबर √2gh। ठीक है, ये तो बेसिक फंडा है, काइनेमेटिक्स से पढ़ रहे हैं अपन कि भैया कोई किसी को अगर बॉटम पर v स्पीड देता हूं और वो मैक्सिमम हाइट h गेन करता है तो v बराबर √2gh होता है। ठीक है, या h हाइट से छोड़ते हैं, बॉटम पे आता है तो वेलोसिटी √2gh होता है। ये तो बेसिक फंडा आप जानते हैं। चलो, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से मैंने प्रूफ कर दिया। अब डाटा यहां रखो, ये v कितना आया था, ये v कॉम्बिनेशन ही है ना साहब, ये v कॉम्बिनेशन √2gh, ये उठा करके यहां रख दो, mv/m+m बराबर √2gh। तो देखो स्पीड ऑफ बुलेट आ रहा है। ठीक है, ये पूछते हैं साहब कि अगर h हाइट गेन करता है ना तो बुलेट की स्पीड बताओ कितनी थी। अगर कॉम्बिनेशन की मैक्सिमम हाइट h है तो बुलेट कितनी स्पीड से आके टकराया था, तो बुलेट की स्पीड ये आ गई। ठीक है, या कई बार इसका उल्टा, बुलेट की स्पीड देकर के मैक्सिमम हाइट पूछ लेते हैं। ठीक है, अगर स्पीड देके मैक्सिमम हाइट पूछे तो भी आप यहीं से निकालेंगे। दोनों तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट, अब मैक्सिमम हाइट गेन बाय द ब्लॉक, ये ब्लॉक सिस्टम ने मैक्सिमम हाइट कितना गेन किया, तो h बराबर v कॉम्बिनेशन स्क्वायर अपॉन 2g, ये v कॉम्बिनेशन का वैल्यू तुमने रख दिया। और यहां से देखो आप, ये टोटल पूरा लेंथ कितना था, ये टोटल पूरा लेंथ l था साहब, ये पूरा लेंथ l था, है ना, और ये लेंथ भी कितना है, l है, ये आपको दिख रहा है, ये l है। तो यहां अगर मैं इसका कंपोनेंट लेता हूं तो यहां से यहां तक की लेंथ l cos थीटा होगी ना साहब, ये लेंथ मिलेगा l cos थीटा। अब आप देख सकते हो टोटल लेंथ l, ये l cos थीटा, तो ये h मैक्सिमम कितना दिख रहा है, डायग्राम से दिख गया होगा आपको, ये h मैक्सिमम बराबर l माइनस क्या होगा, l cos थीटा। ठीक है, ये देख सकते हो h बराबर l माइनस l cos थीटा। अब कई बार एंगल पूछते हैं हमने से कि मैक्सिमम कितने एंगल तक ये कॉम्बिनेशन जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो ये लो साहब, ये cos थीटा बराबर 1 माइनस h/l, ये h का वैल्यू यहां से आप यहां रख देंगे तो ये थीटा का वैल्यू मिल जाएगा, थीटा बराबर cos इनवर्स 1 माइनस h/l। ठीक है, क्या क्या बातें पूछी जाती है मैंने सारी बातें तुम्हें बताई। गन बुलेट सिस्टम में आपको बोलेंगे 10 गए तो 10ने के बाद कॉम्बिनेशन का वेलोसिटी बताओ,
ठीक है। दूसरा बोलते हैं कि अगर मैक्सिमम हाइट h है तो बुलेट का वेलोसिटी बताओ। तीसरा क्वेश्चन बोलते हैं कि नहीं, कि बुलेट का वेलोसिटी v है तो मैक्सिमम हाइट बताओ। ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या बनता है, बोले एंगल बताओ, कितने एंगल जाएगा, मैक्सिमम कितने एंगल तक ये जाएगा, वर्टिकल से मैक्सिमम कितने एंगल तक डिस्प्लेस होगा। तो ये लो साहब एंगल भी निकाल दिया। ठीक है। तो ये सारी बातें मैंने बताई साहब, मैक्सिमम हाइट, ठीक है, कॉम्बिनेशन का वेलोसिटी, मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट। अच्छा, ये पहला केस था कि साहब ये 10 जाता है। अब दूसरा केस है साहब, देखो, इफ बुलेट इमर्ज आउट ऑफ द ब्लॉक, ये बुलेट जो है ना बाहर निकल आता है। ठीक है। ये देखो डायग्राम देखना ढंग से, ये बुलेट आ रहा है साहब v स्पीड लेकर के, ये इसके अंदर गया, इसमें इससे टक्कर करी, इसमें धसा और निकल करके बाहर आ गया। देखो ये देखो आर पार हो गया। ये देखो टक्कर के बाद बुलेट की वेलोसिटी v1 और ये जो ब्लॉक है इस ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी हो गई v2। ये समझ पा रहे हैं साहब, बुलेट से फायर किया है ना, ये ब्लॉक के अंदर धसा और आर पार हो गया, ये निकल गया, बाहर निकला कितनी वेलोसिटी से v1 और टक्कर के बाद में इस ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी हो गई v2। अब ये पूछते हैं अपने से, कई बार बुलेट की वेलोसिटी देकर के पूछते हैं ब्लॉक की वेलोसिटी बताओ, कई बार ब्लॉक का देकर के पूछते हैं बुलेट की बताओ। अच्छा, कई बार मैक्सिमम हाइट देकर के बोलते हैं बताओ बुलेट कितने से आया था। ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन एआईपीएमटी में अपने पूछा गया। ठीक है। चलो कॉन्सेप्ट देख लो, ये पता है कि मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा, लेकिन कब लगेगा, जिस इंस्टेंट पे वो धसा उसके जस्ट पहले और उसके जस्ट बाद, जिंदगी भर नहीं लगेगा। आओ साहब देखें इसे, यहां पर देखो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे, कंजर्विंग मोमेंटम। तो इनिशियल किसका मोमेंटम, ये बुलेट का प्लस ब्लॉक का, ब्लॉक का 0 है ना। फाइनल किसका मोमेंटम, ये बुलेट का प्लस ब्लॉक का। ठीक है। तो एक कंडीशन यहां से मिल रहा साहब, एक इक्वेशन यहां से मिला, एम वी माइनस वी वन बराबर एम वी टू। ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, अब इसके बाद में देखो साहब ये टकरा गया, टकरा गया, बुलेट तो आर पार हो गई, बुलेट निकल गई, लेकिन अब वो जो ब्लॉक था उस ब्लॉक को कुछ वेलोसिटी मिली ना, ब्लॉक को कितनी वेलोसिटी मिली साहब v2। ये वेलोसिटी लेके ये भी चलेगा, अब चलेगा, लेकिन ये बंधा हुआ है तो बंधे होने की वजह से ये चलेगा नहीं, उठेगा। ठीक है। तो ये बोलते हैं मैक्सिमम हाइट बताओ साहब। अब देखो मैं आपको डायग्राम बना के बताऊं तो होने वाला क्या है, ये देखो टक्कर के बाद में ये आगे की तरफ चलेगा, कुछ मैक्सिमम हाइट गेन करेगा। ठीक है। ये इसका मास था कैपिटल एम, यहां से देख सकते हो बॉटम से ये कुछ मैक्सिमम हाइट गेन करेगा, ये हाइट h। वो देखो वो बुलेट तो निकल गई, ये बुलेट तो आर पार हो गई v1 से, है ना, ये v1 से। अब आप देख सकते हैं ये मैक्सिमम हाइट गेन करता है, तो बोलते हैं मैक्सिमम हाइट बताओ सब। अब आपको पता है छोड़ना, गिराना, फेंकना, टपकाना, चढ़ाना, उतारना, दौड़ाना, इनमें क्या लगता है, इनमें लगता है वर्क एनर्जी थ्योरम। और उसमें भी जब एक्सटर्नल वर्क डन 0 हो और साथ में नॉन कंजर्वेटिव का वर्क डन 0 हो तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। ये ब्लॉक रस्सी को लेकर के जब ऊपर उठेगा तो इस सिस्टम के लिए अब मैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकता हूँ। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिंदगी भर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगता है। मोमेंटम कंजर्वेशन कब लगेगा, वो गन और ब्लॉक के टक्कर के जस्ट से पहले और टक्कर के जस्ट बाद। अब उसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते, वो बुलेट अपने रास्ते निकल गई, ब्लॉक अपने रास्ते निकल गया। तो अब ब्लॉक जब ऊपर जा रहा है तो इस कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। देखो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं तो क्या बोलेंगे, बॉटम पर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक कितना हाफ एम वी टू स्क्वायर, पोटेंशियल कितना 0। एच हाइट पर पोटेंशियल कितना mgh और काइनेटिक एनर्जी कितना 0। देखो v2 का वैल्यू कितना आ गया, ये v2 का वैल्यू आ गया √2gh। v2 इज इक्वल टू √2gh आ रहा है साहब। ठीक है। अब यहां पर दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके यहां पर देखो ये हाइट का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसमें देखो v2 को रिप्लेस कर दिया मैंने, ये दो इक्वेशन है ना, इन दो इक्वेशन को सॉल्व किया, v2 को रिप्लेस किया तो ये हाइट इन टर्म्स ऑफ v1 आ गया। ठीक है। ये कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना है आपको, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि भैया कई बार बुलेट की वेलोसिटी देते हैं और बोलते हैं हाइट बताओ साहब, है ना, ब्लॉक की देते ही नहीं है। तो यहां पर ब्लॉक की वेलोसिटी को रिप्लेस करके आंसर बना दिया हमने।